हेलो एंड वेलकम गाइस एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ ऑडिट। तो जी हाँ, हम अपने चैप्टर के बस अंतिम पड़ाव पे अब आ गए हैं और इस पड़ाव पे हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था भाई, टाइप्स ऑफ ऑडिट। कितने टाइप के ऑडिट होते हैं, क्या क्या उनके क्लासिफिकेशन होते हैं, किस किस बेसिस पे ऑडिट को क्लासिफाई किया जाता है, कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस ऑडिट के क्या फीचर्स हैं, किस ऑडिट का क्या यूज है, क्या पर्पस है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करी। ठीक है, तो भाई हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा कि ऑडिट बहुत सारे टाइप के होते हैं और मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। ऑल्दो बहुत सारे हैं, देखो कितने सारे हैं, है ना, करीबन 20-25 होंगे इस बोर्ड पे जो लिखे, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है क्योंकि ऑडिट इससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, जितने समाज में फंक्शंस हैं, जितने समाज में चीजें हैं करने के लिए, उतने ही ऑडिट के भी भाई डिपार्टमेंट्स होते हैं, उतने ही ऑडिट के आयाम होते हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगे कि सर इतने ही ऑडिट होते हैं, ऐसा नहीं है। देश में, दुनिया में बहुत सारे तरह के ऑडिट्स और होते हैं, बहुत सारे नेचर के, बहुत सारे पर्पस के, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के ऑडिट और होते हैं। तो दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट विच इज देयर फॉर ऑडिट। एंड ये जो पूरी लिस्ट हम पढ़ रहे हैं, ये बस हमारे कोर्स करिकुलम में जितने ऑडिट हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में इनमें से पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, जब रियल लाइफ में जाओगे, जब आप कंपनीज में जॉब करोगे, जब आप सीएमए बन के किसी कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे या भाई कोई और जॉब करोगे, फाइनेंस रिलेटेड कोई जॉब करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि वहां पर आप बहुत सारे और तरह के ऑडिट से इंट्रोड्यूस होगे। आपके बॉस आपको बहुत सारे और ऑडिट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और बताएंगे कि हाँ इस तरह के ऑडिट भी होते हैं। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है ना ऑडिट का, वो इन्हीं से निकल के आता है जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल, बेसिक चीजें ऑडिट की यही होती हैं भाई। इसके बाहर ऑडिट का कोई भी बेसिक फंडामेंटल या कोई भी किसी तरह की चीज इसके बाहर नहीं होती। ठीक है, हाँ ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा कि आपसे कहीं कहा जाएगा रेवेन्यू ऑडिट करो। रेवेन्यू ऑडिट मतलब होता है कि रेवेन्यू अच्छी तरह बुक हो रहा है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में रेवेन्यू ऑडिट करा था एक वोडाफोन कंपनी का, वोडाफोन कंपनी के डिवीजन का। तो वहाँ हम ये देखते थे कि सब्सक्राइबर्स ने जो मोबाइल फ़ोन के रिचार्ज कूपन खरीदे हैं, जो मंथ में या 6 महीने के लोग प्लान खरीदते थे। पहले होता था भाई, जब प्रीपेड होता था ना, तब क्या होता था, 6 मंथ्स का प्लान होता था, 1 ईयर का प्लान होता था। तो जो रेवेन्यू आता था ना, वो डेफर करना पड़ता था। जैसे 1 ईयर जो है प्लान, वो 31 मार्च के बाद भी रन करेगा, तो रेवेन्यू को प्रोपोर्शनेट करना पड़ता था इधर या उधर, है ना, 2 ईयर में प्रोपोर्शनेट करना पड़ता था। तो वो कंपनी ठीक से कर रही है या नहीं कर रही, इस तरह का एक रेवेन्यू ऑडिट मैंने करा था एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। तो वो यहाँ पर मेंशन जैसे नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो कई और तरह के ऑडिट्स से आपका पाला पड़ेगा, लेकिन हाँ बेसिक फंडामेंटल्स आपके इन्हीं तरह के रहेंगे जैसे हमने इस चैप्टर में डिस्कस करे हैं। सो नथिंग वेरी डिफरेंट, नथिंग वेरी यूनिक इज देयर, बट यस द ऑब्जेक्टिव विल बी डिफरेंट। जिस चीज को ऑडिट करना है वो डिफरेंट है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम रहे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भाई हमने कौन से ऑडिट करे? लास्ट क्लास में हमने एनफोर्सिएबिलिटी के बेसिस पे ऑडिट का बाइफिकेशन करा, वॉलंटरी ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। वॉलंटरी ऑडिट मतलब ये ऑडिट भाई आप अपने आप कराते हो। सुओ मोटो वर्ड एक मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, लैटिन वर्ड है, लीगल वर्ड है, सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब बाय ओन सेल्फ, मुझे कोई कह नहीं रहा, मुझे कोई लॉ मैंडेट नहीं कर रहा, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक, मैं अपने विल से ऑडिट करवा रहा हूँ। दैट इज अ वॉलंटरी ऑडिट और अ प्राइवेट ऑडिट। फिर होता है भाई दूसरे टाइप का ऑडिट विच इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, जब लॉ मुझे कहेगा कि हाँ ऑडिट मैंडेटरी है, ये ऑडिट करो, इस ऑडिट को भाई फुलफिल करो, तो मैं उस तब कराऊंगा स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट करती है, लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैंडेट करते हैं, कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इस तरह के जो लॉज हैं वो मैंडेट करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट को। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटेड बाय द लॉज विच आर प्रेवलेंट इन द कंट्री। ठीक है, कंपनी, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज ये स्टैट्यूटरी ऑडिट भाई करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हैं जो स्टैट्यूटरी ऑडिट जिनका होता है, जिनका मैंडेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे भी हमने कुछ ऑडिट देखे थे भाई। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ज्यादा ऑडिट नहीं देखे थे क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट मैटर दोनों सिमिलर है। तो ऑब्जेक्टिव में जितने भी यहाँ पर ऑडिट लिखे हैं ना, वो सब मैं पढ़ाऊंगा कहाँ, सब्जेक्ट मैटर वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर तो बस हमने 1-2 ऑडिट देखे थे भाई, फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट तो पीरियोडिसिटी में था। यहाँ पर हमने फाइनेंशियल ऑडिट देखा था, फिर और कुछ 1-2 तरह के ऑडिट देखे थे, मतलब हमने ज्यादा यहाँ पर ऑडिट नहीं देखे।
फिर हमने क्या देखा था भाई, टाइमिंग पीरियोडिसिटी के बेसिस पे जो ऑडिट होता है वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन उसका। तो ऑडिट के टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑडिट के अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। कुछ ऑडिट साल में एक बार होते हैं, कुछ ऑडिट साल में 2 बार होते हैं, कुछ ऑडिट साल में 4 बार होते हैं। मैंने आपको बताया लिमिटेड रिव्यू करके ऑडिट होता है जो लिस्टेड कंपनीज का होता है, वो साल में 4 बार होता है। ठीक है, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स में 4 ऑडिट करा के हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट देनी पड़ती है। सेबी की रिक्वायरमेंट है। सेबी कहता है भाई मैं इंतजार नहीं करूंगा साल के एंड तक, इन्वेस्टर्स का हक है कि वो हर क्वार्टर में ये जानें कि उनकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। उसे कहते हैं लिमिटेड रिव्यू, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा। फिर था कॉन्टिन्यूस ऑडिट, मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट ऑडिट है, कंकरेंट ऑडिट भी बोलते हैं। बैंक्स के केस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में वेट नहीं कर सकते भाई कि वेट करें कि हाँ कब भाई हमारा ईयर खत्म होगा तब जाके हम ऑडिट करें, वेट नहीं कर सकते। हमें वो ऑडिट बहुत जल्दी मतलब जब ट्रांजैक्शन हुई तब उसको बहुत जल्दी रिव्यू भी करना है, उसका ऑडिट करना है जैसे ट्रांजैक्शन हुई। क्योंकि अगर हमने हाथ के हाथ रिव्यू नहीं करा उस ट्रांजैक्शन को तो ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो जाए, और ऐसे फ्रॉड एक्यूमुलेट होते जाएं। ऐसे फ्रॉड एक बैंक मैनेजर करता रहे और वो एक पहाड़ जैसा एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरह से जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट है वो चलता रहता है। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट हैपेंस अगेन एंड अगेन, इट गोज ऑन फॉर एवर। एंड भाई इन कंपनीज में ना, या इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में ना, ऑडिटर 24 घंटे पूरे साल कंपनी में बैठे रहते हैं, ऑडिट करते रहते हैं। तो वो 24 घंटे कंपनी में बैठे रहते हैं, वो हर समय कंपनी में बैठे रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता साल के दौरान कि ऑडिटर्स भाई कंपनी में ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो इट इज नोन एज द कॉन्टिन्यूस ऑडिट विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर। फिर है भाई एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट है भाई जो साल में एक बार करा जाता है, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, वो भी एक एनुअल ऑडिट है। इसका फीचर ये होता है जब ईयर एंड खत्म होगा उसके बाद ऑडिटर आएंगे, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आराम से लेंगे। जैसे कॉस्ट ऑडिट का टाइम है 6 महीना, 180 डेज मिलते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पढ़ा है तुमने ये, सर मत खुजाओ सर कुछ याद नहीं आ रहा, सर मत, पढ़ा है तुमने कॉस्ट ऑडिट के डिटेल में प्रोविजंस पढ़े हैं, मैंने तुम्हें बताया भी है। कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटरियल ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में सेक्रेटरियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन, तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। तो वही हमने पढ़ा था भाई, कॉस्ट ऑडिट जो होता है साल में एक बार होता है, एनुअल ऑडिट होता है, और जब ईयर एंड खत्म होगा उसके बाद ऑडिटर्स आएंगे, ऑडिट करेंगे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट देंगे और चले जाएंगे। दिस इज द फीचर ऑफ एनुअल ऑडिट। अब अगला है भाई इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट हैपेंस बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स, 2 एनुअल ऑडिट के बीच में इंटरिम ऑडिट होता है। ये ऑडिट भाई कई बार जो कॉस्ट ऑडिटर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल ऑडिटर्स होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं कि हाँ हम इस वाली कंपनी का साल में 2 बार ऑडिट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से हम चाहते हैं साल में 2 बार ऑडिट करना। हम एक बार नहीं आएंगे, 2 बार आएंगे, क्योंकि एक बार पहले खत्म कर जाएंगे, फिर ईयर एंड पे आएंगे और दूसरा लॉट खत्म कर जाएंगे। पहले 6 महीने का ऑडिट इकट्ठा खत्म कर लेंगे, अगले 6 महीने का ऑडिट इकट्ठा खत्म कर लेंगे, ऐसा हम करेंगे। सो इंटरिम ऑडिट इज द ऑडिट विच हैपेंस बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स। एनुअल ऑडिट्स के बीच में जो ऑडिट भाई होगा उसे कहते हैं इंटरिम ऑडिट। वो 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में आता है। वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है। फिर अभी बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट क्या होता है? बैलेंस शीट ऑडिट तो अगेन ईयर एंड पे जाके जो ऑडिट होगा उसे कहते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। और मैंने आपको बताया बैलेंस शीट ऑडिट और एनुअल ऑडिट सिमिलर इंटरचेंजेबली यूज होती हैं ये वाली टर्म्स, ठीक है। सो बैलेंस शीट ऑडिट इज नथिंग बट द ईयर एंड ऑडिट ओनली, जो साल के एंड में होता है, और इसमें हम पूरी बैलेंस शीट रिव्यू करते हैं कि बैलेंस शीट के जितने भी हेड्स हैं भाई वो प्रॉपर्ली सही से हमने उनको लिखा है या नहीं लिखा, उनके नंबर सही से आ रहे नहीं आ रहे, उनके एसेट्स, लाइबिलिटीज, उनकी वैल्यूज, सारे डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली हो रहे नहीं हो रहे, हम इसका ध्यान रखते हैं इन द बैलेंस शीट ऑडिट। दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू द टाइम और पीरियोडिसिटी। टाइम इंटरवल या पीरियोडिसिटी के तहत जो ऑडिट आते हैं वो हैं ये वाले ऑडिट, ठीक है। फिर है भाई स्कोप के अकॉर्डिंग ऑडिट। स्कोप मतलब ऑडिट में हम रिव्यू किस किस चीज का करेंगे, ऑडिट में हम रिव्यू किस एक्सटेंट तक करेंगे। क्या हम कंप्लीट ऑडिट करेंगे, कंप्लीट रिव्यू करेंगे, मतलब क्या हम 100% चीजों को चेक करेंगे, ठीक है, या फिर हम पार्शियल ऑडिट करेंगे। पार्शियल ऑडिट मैंने आपको बताया नॉन स्टैट्यूटरी होता है भाई। लॉ कभी भी ये नहीं कहता कि आधा ऑडिट करके वापस आ जाओ, कि हमेशा जब मैनेजमेंट को कोई स्पेशल पर्पस के लिए ऑडिट कराना होता है मैनेजमेंट ऐसा करती है, तो पार्शियल ऑडिट हमेशा नॉन स्टैट्यूटरी होता है, ठीक है। कंप्लीट ऑडिट तो स्टैट्यूटरी होता ही होता है, मतलब बाय लॉ जब भी जो भी ऑडिट होते हैं वो सब कंप्लीट ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कंप्लीट ऑडिट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी चेक होंगी, भले ही वो एसेट्स हो, भले ही वो लायबिलिटीज हो, भले ही वो करंट लायबिलिटीज हो,
भले ही वो करंट असेट्स हो, कुछ भी हो, सारी की सारी चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, सारी चीजें चेक होंगी, बैंक अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, सारी चीजें चेक होंगी। तो कंप्लीट ऑडिट का मतलब ही ये है कि हम 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एक कैटेगरी को चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मतलब नहीं है कि हम उसको चेक करते हुए 100% इनवॉइसेस को चेक करेंगे, ये मतलब नहीं है। टेस्ट चेकिंग इसमें भी हो सकती है, सैम्पलिंग इसमें भी हो सकती है भाई, लेकिन हाँ, हम जो चेकिंग करेंगे वो हर अकाउंट हेड का करेंगे। जैसे मान लो खर्चे हैं, खर्चे में सैलरी भी होता है, रिपेयर मेंटेनेंस होता है, रेंट होता है, तो हम हर एक को ऑडिट करेंगे, हम हर एक को चेक करेंगे। लेकिन हाँ, उनको चेक करते हुए सैलरी जैसे मान लो 50 एम्प्लॉय को दी गई है, उसमें से हम 10 या 20 चेक कर लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। टेस्ट चेकिंग करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। सो कंप्लीट ऑडिट का मतलब है 100% अकाउंट हेड्स चेक होंगे, जितनी भी चीजें आपके अकाउंट स्टेटमेंट्स में आ रही हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही हैं, सारी की सारी चेक होंगी। फिर पार्शियल ऑडिट का भाई क्या मतलब है? पार्शियल ऑडिट का मतलब है ये स्पेशल पर्पस ऑडिट होता है। जैसे मैनेजमेंट बोले, भाई मुझे ना बैलेंस शीट नहीं चेक करानी, तुम बस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक कर दो, तुम ना मेरी सेल्स को चेक कर दो कि मेरी सेल्स की फिगर सही आ रही है या नहीं आ रही, या तुम ना मेरी एक्सपेंसेस की फिगर वो चेक कर दो, मेरे खर्चों की जो फिगर है ना, एक्सपेंसेस की जो फिगर है वो सही आ रही है नहीं आ रही, मुझे बस वो चेक करके दो। तो दिस इज द पार्शियल ऑडिट, दिस इज द काइंड ऑफ पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट का मतलब आपका ऑडिट फुल नहीं हो रहा, आपका ऑडिट लिमिटेड एक्सटेंट तक हो रहा है, पार्शियल ऑडिट हो रहा है, फुल ऑडिट नहीं हो रहा। सो दिस इज पार्शियल ऑडिट। और लास्ट है भाई इन डेप्थ ऑडिट या डिटेल्ड ऑडिट। मैंने आपको बताया, इसे एक और नाम से पुकारा जाता है ड्यू डिलिजेंस। ये होता है तब जब हम मर्जर्स एंड एक्विजिशन कर रहे होते हैं, कोई किसी और कंपनी को खरीद रहा होता है, तो जो ऑडिट का जो लेवल होता है काफी इन डेप्थ होता है, काफी डिटेल्ड होता है। हम काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन को घुस घुस के चेक करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में चेक करते हैं, क्योंकि हम कोई कंपनी को खरीद रहे होते हैं और हमें जानना होता है कि उस कंपनी की परचेज कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, हम उसे पैसे कितने दें, उस कंपनी की वैल्यू कितनी हो, हमें जानना चाहते हैं। तो हमारा पता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है डीडी करने में, तो मैंने डीडी करे हैं बहुत सारे। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदनी चाहती है तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है ये ढूंढना कि कहीं कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है कंपनी के सर पे जो बैलेंस शीट में नहीं आ रही, और कल को अगर हमने वो कंपनी खरीदी तो हमारे सर पे आ जाएगी। तो भाई कंपनी ने बोला मेरे पास जो लाइबिलिटीज है उनका टोटल है 5 करोड़ रुपए, ठीक है 5 करोड़ रुपए, और हमने अपने कैलकुलेशन में से ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब हम कंपनी को खरीद लेंगे 1 साल बाद हमें 2 करोड़ रुपए की कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी कंपनी के बिहाफ पे पे करनी पड़े? ऐसा तो नहीं होगा। जैसे कहते हैं इन डेप्थ ऑडिट या डिटेल्ड ऑडिट, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जाके एक एक चीज चेक होती है। और भाई ये यूजुअली जो नॉर्मल ऑडिट होता है ना, कंप्लीट ऑडिट, उससे भी ज्यादा डिटेल्ड होता है, उससे ज्यादा इन डेप्थ करा जाता है। तो स्कोप के बेसिस पे हम ऑडिट को ऐसे क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग टाइप के ऑडिट स्कोप के बेसिस पे ये वाले होते हैं, ठीक है। और हमारा जो लास्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाई हमारा सेक्शन है, वो है सब्जेक्ट मैटर या ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ऑडिट का बाइफिकेशन। सब्जेक्ट मैटर या ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ऑडिट का बाइफिकेशन, उसके अंदर बहुत सारे तरह तरह के ऑडिट हैं। और आज की क्लास का मेन मकसद यही है कि ये जो डिफरेंट टाइप के ऑडिट्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, उनको ना केवल थियोरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली भी समझना। तो जी हाँ, ये सारे ऑडिट्स मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपने करियर के जो पहले 5 साल थे वो केपीएमजी के ऑडिट डिवीजन में बिताए थे। तो इनमें से मोस्टली ऑडिट का मुझे बैकग्राउंड है, मुझे पता है इनमें से मोस्टली ऑडिट में क्या क्या होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन सा ऑडिट क्या क्या चीज करता है, ठीक है। इसमें जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम कैसे ऑडिट करते हैं, मुझे मोस्टली इन सब की थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो वो मैं आज डिस्कस करना। तो आज की क्लास का जो टारगेट है वो है इन वाले ऑडिट्स को डिस्कस करना, और बहुत मजा आने वाला है, और इन वाले ऑडिट्स को भी डिस्कस करना, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोनों सिमिलर सिमिलर भाई मैटर हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर आप चीटिंग करते हो सर, आप आधा घंटा वेस्ट कर देते हो, फिर कहते हो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसका क्या मतलब है सर? ऐसे थोड़ी होता है। अरे आज की क्लास तो सर हो गई ना स्टार्ट? नहीं भाई नहीं, अब हो रही है आज की क्लास स्टार्ट, ठीक है। ये कल हो गया था, हाँ जी सर, एक स्कोप वाइज हो गया था। कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, मैंने बताया था दिवाली के मंथ का ही ऑडिट करना है। पार्शियल ऑडिट दो तरह का हो सकता है, एक टाइम के बेसिस पे होता है, टाइम को पार्शियली कर लो, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्शियली कर लो, दो तरह से पार्शियल ऑडिट हो सकता है। इसे हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आओ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आप किस चीज का ऑडिट करना चाहते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे ऑडिट कितने टाइप के होते हैं, या जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आप पर्पस अचीव करना चाहते हो ऑडिट का, पर्पस के बेसिस पे कितने टाइप के ऑडिट होते हैं,
ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस या ऑब्जेक्ट मैटर, जो हम भाई पर्पस अचीव करना चाहते हैं। ऑलराइट, now let's start today's bifurcation of audit, and now I'll tell you that this bifurcation is the most important bifurcation, क्योंकि आपके एग्जाम में जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इन्हीं वालों से पूछा, इन्हीं में से एक पूछा था यूजुअली। तो लिख भी लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑडिट। तो भाई मैंने आपको बताया है अदब से बात करना, जब भी कॉस्ट ऑडिट की बात होए कॉलर खड़े करके बात करना। अच्छी बात यह है कॉस्ट ऑडिट पे तो हम पूरा एक चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, तो हमें कॉस्ट ऑडिट के बारे में तो डिटेल में ऑलरेडी नॉलेज है। हम पूरा एक चैप्टर कॉस्ट ऑडिट का पढ़ के आ चुके हैं, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है उसके बारे में तो हमें डिटेल्ड नॉलेज है। कॉस्ट ऑडिट हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। क्या पर्पस है कॉस्ट ऑडिट का? कॉस्ट ऑडिट का पर्पस है कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एक कंपनी के रिव्यू करना। कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं कॉस्ट शीट और उसके सपोर्टिंग लेजर अकाउंट्स, ठीक है। कॉस्ट शीट क्या होती है? कॉस्ट शीट होती है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट आएगी, फिर उसमें कुछ 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 ऐड करोगे, फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, कुछ 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 ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, कुछ 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 ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, कुछ 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 ऐड करोगे, तो भाई आपका सेल्स का फिगर माइनस करोगे तो आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट निकल गया, कॉस्ट शीट, ठीक है। और हम CMAs हैं, हमारा तो प्रोफिशिएंसी, हमारा जो एफिशिएंसी, हमारा जो बेसिक लाइन ऑफ एरिया है वो कॉस्ट अकाउंटिंग ही है, वो तो कॉस्ट शीट ही है। तो यस, वी आर पाइनियर्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड कॉल्ड द कॉस्ट ऑडिट, एंड कॉस्ट ऑडिट इज ऑडिटिंग द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। फिर हम फाइनेंशियल्स को देखेंगे भी नहीं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट नहीं कर रहे इस वाले ऑडिट में, हमारा फोकस है कॉस्ट शीट। आपने कॉस्ट शीट ढंग से बनाई है या नहीं बनाई? तो सुनना जरा, कॉस्ट शीट बनाने के जो मेथड्स हैं, कॉस्ट शीट को क्या कैसे बनाते हैं। कॉस्ट शीट के अंदर जितने डिफरेंट टाइप के कॉस्ट हैं, जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिटेल में आपके फाइनल के सिलेबस में। जी हाँ, मुझे पता है आपने जब कॉस्टिंग पढ़ी थी ना, उसके अंदर भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, वो थे, ब्रीफ में आपको पढ़ाए गए हैं, याद कर लो। कॉस्टिंग जो आपने पढ़ी है, हाँ भाई, मतलब अगर आपने जो कॉस्टिंग पढ़ी वो स्टडी मैट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से पढ़ी, ठीक है। वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रीफ में आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, आपने उनको रिव्यू किया है, आपने उन्हें पढ़ा है, उन्हीं को हम डिटेल में कब पढ़ेंगे? फाइनल में। कॉस्ट ऑडिट एक पूरा सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसमें हम फाइनल में पढ़ेंगे और वहां बताया जाएगा कि जब आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेते हो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट को ऐड करना है, कौन कौन से एलिमेंट को ऐड नहीं करना। जब आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लेते हो तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट को ऐड करना है और कौन कौन से एलिमेंट को ऐड नहीं करना। आपको ये बहुत डिटेल में जानने को मिलेगा, आपको बहुत डिटेल में ये चीज सीखेंगे हम कॉस्ट ऑडिट की, ठीक है। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट बुक्स, कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड सब्सिडरी एंड प्राइम डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉस्ट शीट के साथ होते हैं, जो प्रूव करते हैं कि लेबर कॉस्ट क्या है, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट क्या है, उन सब का जब ऑडिट करोगे तो उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। और क्या ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है? जी हाँ, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है। कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है किन किन कंपनीज को ये ऑडिट कराना मैंडेटरी। ऑब्जेक्टिव इज टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट ऑडिट का? क्या ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? आंसर इज नो। क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहीं अगर फाइनेंशियल ऑडिट होता तो वो कहता ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। एज अ कॉस्ट ऑडिटर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई नाता नहीं। हाँ, हम रेफर जरूर करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अगर हम कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं हम उसे रेफर जरूर करते हैं ताकि पता लगे कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें मटेरियल कॉस्ट या लेबर कॉस्ट क्या आ रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जरूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेफर करते हैं, हम उन्हें रेफर जरूर करते हैं। बट प्राइमरली जो हम चीज़ देखते हैं वो देखते हैं कॉस्ट शीट। किसी भी भाई कंपनी के कॉस्टिंग एलिमेंट्स को देखते हैं, हम किसी भी कंपनी के कॉस्ट को देखते हैं जब हम भाई कॉस्ट ऑडिट कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ट्रू एंड फेयर व्यू देना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। इट एक्ट्स एज अ टूल ऑफ कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, एनेबलिंग टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसी एंड वेस्टेज। तो भाई ये ना एक कॉस्ट कंट्रोल का टूल है, ठीक है। यहाँ एक वर्ड कॉस्ट और लिख लो। इट एक्ट्स एज अ टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट। कॉस्ट कंट्रोल का एक टूल होता है जो मैनेजमेंट यूज करता है इनएफिशिएंसीज देखने के लिए। मैं बताता हूँ इनएफिशिएंसीज पकड़ी कैसे जाती है कॉस्ट ऑडिट के दौरान। भाई कॉस्ट ऑडिट जो होता है
उसमें हम पिछले साल की कॉस्ट शीट और इस साल की कॉस्ट शीट को आपस में कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट में अगर इंक्रीज आया तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज आया, लेबर कॉस्ट में अगर इंक्रीज आया कितने परसेंटेज का आया, पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट में इंक्रीज आया तो कितने परसेंटेज का आया। ये देखने से हमें पता लगता है कहां पर किसी कॉस्ट का इंक्रीज बहुत ज्यादा आया, और जहां पर भी किसी कॉस्ट का इंक्रीज बहुत ज्यादा आया होता है हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वहीं उसे कर्ब करने की कोशिश करते हैं। सो कॉस्ट ऑडिट का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है कॉस्ट ऑडिट, एंड इट इज अ टूल, कॉस्ट कंट्रोल का टूल है इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट के हाथ में, एनेबलिंग टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसी। हमें पता लगता है हमारे एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी क्या है, हमें पता लगता है हमारे एरिया ऑफ वेस्टेज क्या है, हम कहां पर वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को, हम कहां पर वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज हमें पता लगती है कॉस्ट ऑडिट के जरिए। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट का क्लासिफिकेशन इन द हेड ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट। सेकंड, ऑपरेशनल ऑडिट। देखो वर्ड खुद ही बता रहा है, ये ऑडिट वो ऑडिट है जो मुझे बताता है जो मेरे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये वो ऑडिट है जो मुझे बताता है जो मेरे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ना एक सवाल पूछता हूं, मैं क्या पूछता हूं, जरा बताना आजकल इफेक्टिव स्टडिंग आवर्स कितने आ रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट कहता है सर 3 घंटा या 4 घंटा, मैं कहता हूं तुम्हारे ऑपरेशन सही नहीं चल रहे, मुझे पता लग जाता है भाई। सीएम में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को एग्जाम से जस्ट पहले अगर वो कहता है मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे पढ़ता हूं, कम है भाई, कम है। 8 आवर्स इज द 6 to 8 आवर्स इज द एक्सपेक्टेशन। तो आपके ऑपरेशंस सही चल रहेंगे तो ही तो गोल अचीव होगा। गोल अचीव कैसे होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे अटेन होगा, जब ऑपरेशन सही से चलेंगे। ऑपरेशन ऑडिट का मकसद क्या, सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन है, जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको ऑडिट करना और ये देखना कि वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। जैसे एचआर का फंक्शन का ऑडिट कर लो किसी महीने, एचआर जो लोगों को इंटरव्यू लेता है, जो लोगों को रिजाइन करते हैं उनका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बनाता है, उसकी फाइलिंग प्रॉपर्ली करी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली करी हुई है, कहीं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा ट्रेनिंग देने में लोगों को, ट्रेनिंग का खर्चा कितना आ रहा है, खर्चे के बदले लोग रिटेन कितना हो रहे हैं, कहीं ट्रेनिंग ले लेके भाग तो नहीं जाते, एक एक साल में छोड़ के लोग चले गए, टर्नओवर कितना है कंपनी का, ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लो, एचआर का ऑडिट हो गया। एचआर प्रोसेस सही से चल रहा है नहीं चल रहा। फिर जाओ अपने प्रोडक्शन फ्लोर पे, ठीक है, फ्लोर पे जाओ, एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे, मशीनरी है, वहां एनालाइज करो इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है, पहले क्या थी अब क्या है, मशीनरी कितने साल में या कितने महीनों बाद ओवरहॉल हो रही है, उसमें जो रिपेयर मेंटेनेंस है कितने कितने सालों में हो रहा है, एम्प्लॉय खुश हैं या नहीं है, ये भी एक ऑपरेशनल ऑडिट का बहुत बड़ा एक हिस्सा है भाई। मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मैंने कंपनी का ऑपरेशनल ऑडिट किया और बेसिकली मैंने मैनेजमेंट ऑडिट किया था, जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है ना ये किया था, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो हम वहाँ पर ना ऑपरेशंस को देखते थे, कंपनी के ऑपरेशन सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो उसके अंदर ना हम जब एंटर करते थे तो कंपनी के गार्ड्स खड़े होते थे, जैसे हम एंटर कर रहे थे, गाड़ी एंटर कर रही थी, उन्हें पता था ऑडिटर्स आ रहे हैं, तो गार्ड अटेंशन और सलाम ठोकते थे, और वो तो भाई गार्ड का काम होता ही है, वो तो वैसे भी कोई भी गाड़ी आ रही होती है तो ही गिव्स रिस्पेक्ट एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक बार ऐसे ही उन गार्ड से जाके बात करी, भाई मैं ऑर्डर हूँ इस कंपनी का नहीं ऑर्डर नहीं बोला था मैंने कहा सर आप कैसे हैं, आप आते जाते हम देखते हैं, हम काम करने आते हैं इस कंपनी में, अच्छा बताइए आप खुश तो हैं इस कंपनी में काम करने से। गार्ड कहता है सर और सब तो ठीक है, मालिक हमारे बहुत अच्छे हैं, सैलरी टाइम से देते हैं, दिवाली पे बोनस भी देते हैं, दिवाली का बोनस, तो बाकी सब चीज़ें तो बहुत ठीक है, लेकिन ना मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई काश हमारा नाम बॉस को पता होता है ना, हम बॉस से बात कर पाते हैं, जो बड़े साहब आते हैं ना हम उनसे बात कर पाते हैं, हम बस उन्हें दूर से देखते हैं, सलाम ठोकते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, कभी हमसे बात नहीं करते। अच्छा होता ना कभी हम उनसे बात करते हैं, ऐसे मतलब कभी बात करने का उनसे मौका। ये क्या है, ये क्या है, ये है एक एम्प्लॉय का, एक ह्यूमन बीइंग का इमोशनल नीड है, और एक एम्प्लॉय तब तक सेटिस्फाइड नहीं रह सकता जब तक उसके इमोशनल नीड फुलफिल नहीं होते। तो फिर हमने क्या रियलाइज करा इस कंपनी में जब गार्ड ऐसी बात कर रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है कहीं ना कहीं ये चुभन जो अंदर एम्प्लॉयज वर्क शॉप फ्लोर पे हैं, तो फैक्ट्री के अंदर है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कसक होगी। बिल्कुल, हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये पॉइंट डाला कि मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को क्वार्टरली मीटिंग्स करनी चाहिए अपने सारे एम्प्लॉयज के साथ, भले ही वो सुपरवाइजरी लेवल के क्यों ना हो, और उनकी एक्सपेक्टेशन को जानना चाहिए, उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए। दिस विल इंप्रूव द मोरल एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। सो ये भी ऑपरेशन ऑडिट का एक अहम हिस्सा है भाई, हालांकि मैंने मैनेजमेंट ऑडिट के तहत ये वाला स्टेप उठाया था, बट ये ऑपरेशंस का अहम हिस्सा है। ऑपरेशन ऑडिट का मतलब क्या है, आपके ऑपरेशंस कैसे मैं और ज्यादा एफिशिएंटली करवा सकता हूं। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया ऑपरेशन ऑडिट का भाई, पहले दिया था
ट्रक है, एक कंपनी थी ना, वो खरीदती थी क्या, रॉ मटेरियल, और जो रॉ मटेरियल खरीदती थी भाई, दिन में 2 बार ट्रक कंपनी में आता था, दिन में 2 बार आधा आधा भर के। मैंने कहा हद हो गई यार, दिन में 2 बार ट्रक को बुला रहे हो आधा आधा भर के, एक बार बुलाओ पूरा भर के। 2 बार ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पेट्रोल क्यों वेस्ट कर रहे हो, स्टेज ही तो हुई है भाई। ये एक ऑब्जर्वेशन थी जो ऑपरेशन ऑडिट के दौरान। अब देखो आप कहोगे सर ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, तो उन्हें भी पता होना चाहिए था। पता सबको होता है, कई बार छोटी छोटी चीजें इग्नोर हो जाती हैं, इग्नोर हो गई छोटी छोटी चीजें। आपके भी ना, आपका जो शेल्फ है ना अलमीरा का, उसमें जरूर आपकी कोई ऐसी बुक पड़ी होगी जो आपने इग्नोर कर दी। खरीदे थे स्कैनर, लोग खरीदते हैं, मेरे कहने पे लोग बच्चे स्कैनर खरीदते हैं, लेकिन भूल ही जाते हैं उनके पास स्कैनर भी है, वो अलमीरा में पड़ा रह जाता है, खोलते ही नहीं स्कैनर को, देखते ही नहीं, जबकि पता है स्कैनर एक जादुई चीज है, मैजिकल वॉन्ड है स्कैनर, खोलते ही नहीं। तो कई बार दिमाग से स्किप हो जाती हैं चीजें, बेसिक चीजें भी दिमाग से स्किप हो जाती हैं, जो कोई याद दिलाए तो याद आता है। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑडिट का पर्पस क्या, ऑपरेशन ऑडिट का पर्पस है भाई ऑपरेशन ढंग से चलें, ऑपरेशन एक कंपनी के इस तरह चलें कि हम अपना गोल जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी, उसको हम बहुत अच्छे से अचीव कर पाएं। दैट इज द ऑपरेशनल ऑडिट। तो व्हाट इज ऑपरेशनल ऑडिट? इट इज एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपनी ऑपरेशंस एंड एक्टिविटी परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ करें, ये एम है जिससे कि ऑपरेशनल ऑडिट होता है। तो इट इज एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज का जो ऑडिट होता है दैट इज ऑपरेशनल ऑडिट। द ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, ऑपरेशनल ऑडिट का एम क्या है भाई, टारगेट क्या है ऑपरेशनल ऑडिट का? द ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन वेदर ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये असर्टेन करना है, हमें ये पता लगाना है कि सारे जो डिपार्टमेंट हैं एंटिटी के, जो सारे फंक्शंस हैं एंटिटी के, आर ऑपरेटिंग इन कन्फर्मिटी विद द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। सब जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस कर रहे हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट, वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हमको दें। तो ऑपरेशनल ऑडिट जब मैं प्रोडक्शन का कर रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा कि क्या मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स। सो वी सी द ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन, वी सी वेदर ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑपरेटिंग, सारे डिपार्टमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं इन कंफर्मिटी विद द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम लोग इस चीज को ओवरव्यू करते हैं इन केस ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। एंड प्रोसीजर लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट, तो स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर जो मैनेजमेंट ने ले डाउन करे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑडिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम लोग ये चीज देखते हैं ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर। ठीक है, फिर ऑपरेशनल ऑडिट और क्या चीज चेक करता है, इट चेक्स वेदर स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी आर मेंटेन्ड। तो क्या चेक होता है इसमें ऑपरेशनल ऑडिट पे कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी, जो हम आउटपुट इनपुट आउटपुट रेशियो रख रहे हैं वो होता है एफिशिएंसी। ठीक है, एंड इकोनॉमी आर मेंटेन, इकोनॉमी मतलब हर चीज मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे रही है। इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट। तो हम ये चीज असर्टेन करते हैं कि भाई मिनिमम रिसोर्सेज में क्या मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा अपने ऑपरेशनल ऑडिट में। देन इट इज कंसर्न्ड विद फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड चेकिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम्स कंट्रोल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द एंटिटी। एंटिटी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके जो प्लान्स हैं वो सही से बन रहे हैं नहीं बन रहे, और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा, जो एंटिटी में कंट्रोल्स हैं, डिपार्टमेंट में जो कंट्रोल्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऑल इन ऑन मतलब एम ये है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स भाई सही से काम कर रहे हैं, यानी क्या चेकिंग इम्प्लीमेंटेशन सारे डिपार्टमेंट की सही से हो रही है नहीं हो रही, जो भाई जो प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट ढंग से हो रहे हैं नहीं हो रहे सारे डिपार्टमेंट के, ये चीज़ को चेक करना हमारा ऑपरेशनल ऑडिट का एक एम है। इट ऑल्सो चेक्स वेदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज परफेक्ट और नॉट। तो भाई जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इट ऑल्सो चेक्स द, लिख लो द, इट ऑल्सो चेक्स द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो ढंग से यूटिलाइज हो रही है। ऐसा तो नहीं है आपके प्लांट की कैपेसिटी तो है भाई, आप 10,000 यूनिट बना सकते हो एक दिन में, और आप बना के दे रहे हो 2,000, 8,000 आइडल कैपेसिटी है, वेस्ट हो रहा है ना, आपकी फिक्स कॉस्ट वेस्ट हो रही है। आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, अगर आइडल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट वेस्ट हो रही होती है। रेंटल्स पे कर रहे हो भैया फिक्स्ड, मशीनरी का ओवरहॉल हो रहा है, मशीनरी तो पूरी पूरी ओवरहॉल होती है जब भी रिपेयर होता है उसका, तो
मेंटेनेंस जो मशीनरी का होता है पूरा का होता है, और आप उससे आउटपुट कितना बना रहे हो, सिर्फ 2000, स्टेज हो रही है फिक्स। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप अपना जज करते हो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को चेक करते हो और देखते हो कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू द फुलेस्ट एक्सटेंट हो रही है या नहीं हो रही इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दैट इज वन ऑफ द एम्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, या ऑपरेशनल ऑडिट का वन ऑफ द एम्स या वन ऑफ द टारगेट्स होता है, ठीक है। सो ये है भाई ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब ये कि कंपनी में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ढंग से होने चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स अपने बेस्ट भाई तरीके से काम करना चाहिए। चलो अगला ऑडिट आ गया मैनेजमेंट ऑडिट, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का ऑडिट होता है भाई मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैं आपको चलो एक बात बता दूं, ठीक है, बड़े मजेदार बात। शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, तकरार का, है ना, कभी कभी शक भी करते हैं दोनों एक दूसरे पे, लेकिन रहना दोनों को साथ में ही होता है। एट द एंड ऑफ द डे चाहे लड़े मरे, चीखें चिल्लाएं एक दूसरे पे, चाहे कुछ भी करें, रहते वो लोग साथ में हैं क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ है। इसी तरह शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिलेशनशिप होता है, दोनों रहते हमेशा साथ में हैं, चाहे लड़े, चाहे एक दूसरे का सर खींचें, बाल खींचें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन वो हमेशा साथ में ही रहते हैं। वो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड और वाइफ का। अब समझना मैं आपको एक कहानी क्यों सुना रहा हूं भाई। मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग गुड डिसीजंस फॉर द बिजनेस। जब भी शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गुड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या उनके 10 में से 7 डिसीजंस गलत साबित हो रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था 10 में से 10 डिसीजन, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके सही हो। भगवान आ जाए तो ही उनके 10 में से 10 डिसीजन सही होंगे। इंसान के तो 10 में से 10 डिसीजन भाई सही नहीं हो सकते। हर इंसान का अपना एक डिसीजन मेकिंग पैटर्न होता है, और हमारी लाइफ में हम जितने डिसीजन लेते हैं सारे के सारे सही बैठे, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे सारे के सारे डिसीजन सही बैठे, ठीक है। अब जो हमारे डिसीजन होते हैं, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, उनको अगर शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि भाई ये जो हमारा मैनेजमेंट है वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा, हमारी कंपनी में केओस है, हमारी कंपनी में अराजकता है। अराजकता होती है कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज है ना वो उखड़े उखड़े से रहते हैं, वो कंप्लेन करते रहते हैं चीज़ों के बारे में, और एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा भाई जाते रहते हैं हमारी कंपनी से, छोड़ छोड़ के हमारी कंपनी को जाते रहते हैं। तो अगर हमें ये सारी की सारी चीज़ें लगती हैं ना कि ऐसा हो रहा है, तो शेयर होल्डर्स कई बार मैनेजमेंट ऑडिट ऑर्डर कर देते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिट होता है ऑडिट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहा है, मैनेजमेंट जो भाई डे टू डे ऑपरेशंस में अपने काम कर रहा है, मैनेजमेंट जो काम करता है अपने डे टू डे ऑपरेशंस में, उसको ऑडिट होता है। और जितने भी डिसीजंस मैनेजमेंट लेता है उन सबको चेक किया जाता है कि क्या वो सही ले रहा है या वो गलत ले रहा है, और अगर वो गलत डिसीजन ले रहा है तो क्या गलती कर रहा है वो, किस डायरेक्शन में हमारा मैनेजमेंट गलत जा रहा है, इसका पूरा चेकिंग होती है मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू। सो मैनेजमेंट ऑडिट is nothing but a comprehensive and critical review of each and every aspect of the management process। तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, जो टॉप मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन में मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो मैनेजमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का क्रिटिकल और कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है 100% 360 डिग्री आपका रिव्यू होता है, आपके हर डिसीजन को जांचा परखा जाता है, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब होता है इन डेप्थ, घुस घुस के एकदम डिटेल में आपका ऑडिट करा जाता है। सो मैनेजमेंट ऑडिट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है, जो अपना प्रोसेस कर रही है, जो मैनेजमेंट अपना भाई कार्यकलाप कर रही है, उसके हर एक एस्पेक्ट का जब रिव्यू करते हैं तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। इट इज बेसिकली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जहां पर हम अपने मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट कंट्रोल का टूल है मैनेजमेंट ऑडिट। इज इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज है उनका इवैल्यूएशन होता है। मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज कर रहा है वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, उसका इवैल्यूएशन होता है। फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी, एम है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो, एंड अटेनमेंट ऑफ अदर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते रहे। बेसिकली ये मैनेजमेंट ऑडिट कौन करवाता है? शेयर होल्डर्स करवाते हैं,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर ऑडिट करने के लिए। क्या ये स्टैट्यूटरी है? नहीं, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी है। मनाए करो मनाए ना करो, शक है, ये शक हो रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ पे शक करता है तो जासूस लगा दिया वाइफ के पीछे, देखो जरा वाइफ या वाइफ हस्बैंड पे शक करती है तो जासूस लगा दिया, ठीक है, उस बेसिकली उस तरह की चीज़ है। मैं आपको बता रहा था अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा गार्ड वाला एक्सपीरियंस था ना, मैंने गार्ड से पूछा कि भाई आप खुश हो, वो एक मैनेजमेंट ऑडिट असाइनमेंट के, जहाँ पर हम ये देख रहे थे कि भाई एम्प्लॉय हमारे यहाँ कितने सेटिस्फाइड हैं। एम्प्लॉय को सैलरी मिलना एक अलग बात है, ठीक है, हम अपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, हम उन्हें छुट्टियां दे रहे हैं, हम उन्हें फ्री गुडीज़ दे रहे हैं, फ्रीबीज दे रहे हैं, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ हो गई भाई। एम्प्लॉयज़ को हम पैम्पर करते हैं, अनडाउटेडली हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को पैम्पर करता है, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन एक अलग बात होती है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह सेटिस्फाइड रखें, क्या वो इमोशनली सेटिस्फाइड है, क्या उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, वो क्या परफेक्ट हैं, क्या वो सही से इमोशनली सेटिस्फाइड हैं एम्प्लॉयज़ या नहीं, वो भी मैनेजमेंट ऑडिट का एक हिस्सा होता है। और उसी के तहत हमने एक पॉइंट डाला था कि मैनेजमेंट को भाई अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल के ही क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल लो लेवल मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, बैठना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। दिस प्रमोट्स हेल्दी एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी एनवायरनमेंट प्रमोट करता है ये वाली चीज़, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल एज वेल एज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। चलो नेक्स्ट अभी टैक्स ऑडिट, ये आप इंटर ग्रुप 1 में बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा है। सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो कहता है भाई टैक्स ऑडिट करना मैंडेटरी है। टैक्स ऑडिट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब करती है तो वो भाई टैक्सेशन रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उनको ऑडिट करते हैं, और टैक्स किस तरह बचाना है, टैक्स किस तरह पे करना है, डिसअलाउंसेस कितने होने चाहिए, अलाउंसेस कितने होने चाहिए, एक चार्ट अकाउंटेंट उसको डिटेल में चेक करता है। और जो टैक्सेबल प्रॉफिट निकल के आया है, याद है पीजीबीपी चैप्टर हम करते थे ग्रुप 1 में डीटीआईटी में, इसमें हम क्या करते थे भाई, कितने डिसअलाउंसेस हुए बताओ, कौन कौन सा खर्चा डिसला हो गया, टीडीएस नहीं काटा डिसला हो गया, 43B में कैश में पेमेंट नहीं करी डिसला हो गया, तो हम डिसअलाउंसेस सारे के सारे लेते थे, अलाउंसेस लेते थे, सारे कंप्यूटेशन करते थे, फिर टैक्स निकाल के लाते थे। वो टैक्सेबल प्रॉफिट का जब ऑडिट होता है उसे टैक्स ऑडिट, उसकी लिमिट्स भी पड़ी थी भाई, 44AB में लिमिट्स भी दी हुई है। स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इनकम टैक्स है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है, और चार्ट अकाउंटेंट्स को ही परमिशन है इस वाले ऑडिट को करने की। हालांकि मैं आपको बता दूं अंदर की बात है, ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ कि टैक्स ऑडिट को करने का राइट कॉस्ट अकाउंटेंट्स को भी मिल जाए। जी हाँ, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि इनकम टैक्स ऑडिट करने का भी राइट हमको मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं एक डेवलपमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स ऑडिट करने का राइट उनको मिल जाए, है ना, क्योंकि सीए भी उतने प्रोफेशनल जितने कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशनल है। अब इस जद्दोजहद में ना एक हमने माइलस्टोन अचीव किया है। एक ना 142(2)(a का ऑडिट होता है जिसे बोलते हैं स्पेशल ऑडिट। 44AB का जो ऑडिट होता है उसको बोलते हैं टैक्स ऑडिट। 142(2)(a का ऑडिट होता है जिसे बोलते हैं स्पेशल ऑडिट, जो आपके फाइनल के सिलेबस में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट्स को एक चीज होती है जिसे बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, वो एक छोटा सा एस्पेक्ट करने का मौका मिल गया। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट ने परमिट कर दिया है 142(2)(a के अंदर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भाई, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए कि उनको इनकम टैक्स एक्ट में भी रिकॉग्निशन, और अभी रिकॉग्निशन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अगर आप पिछले 5-10 साल देखो तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स का जो रिकॉग्निशन है इट इज टच्ड स्काइज, बहुत बहुत रिकॉग्निशन ने हर एक एक्ट में अलग अलग ड्यूटीज उनको सौंपी जा रही हैं। गवर्नमेंट मतलब काफ़ी रिलाई कर रहे हैं ऑन द सर्टिफिकेट्स विच आर प्रोवाइड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट्स। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आपने पिछले कुछ साल में देखने को हमें मिला है in the area of cost accountants, and cost accountants have been given a lot of weightage in law. ठीक है, तो what is tax audit? Tax audit is examination of financial record to assess the correctness of calculation of taxable profit. Taxable profit को हमें असरटेन करना होता है वो सही है या नहीं, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करना होता है ये देखने के लिए कि टैक्सेबल प्रॉफिट सही से निकाला या नहीं निकाला। सेक्शन है 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट के अलावा टैक्स ऑडिट होता है भैया, अलग अलग ऑडिट हैं सारे के सारे, इंडिपेंडेंट ऑडिट जितने ऑडिट हैं, ठीक है। जहां भी एप्लीकेबल है वहां फाइनेंशियल ऑडिट भी होगा, कॉस्ट ऑडिट भी होगा, टैक्स भी होगा, तीनों होंगे अलग। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, ऑडिट आपके ऐसा हो सकता है तीनों ऑडिट आपके भाई रिक्वायर्ड हो। इट कैन बी डन बाय चार्ट अकाउंटेंट, चार्ट अकाउंटेंट करता है इस वाले ऑडिट को। बहुत जल्द मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूँ इंशाल्लाह, यहाँ पर ओब्लिक करके लिखेंगे चार्ट अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंट। अभी तो ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी मैं पढ़ाऊंगा।
ये सपना है, जरूर साकार होगा, देर से साकार होगा लेकिन साकार होगा। एक दिन मैं यहां पर लिखूंगा अपने नोट्स में, इट कैन बी डन बाय चार्ट अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंट, सीएमए को भी राइट मिलेगा इस वाले टैक्स ऑडिट को। नेक्स्ट, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ऑडिट इज टू स्टॉप टैक्स इवेजन। तो जो ऑब्जेक्टिव है जिससे हम टैक्स ऑडिट करते हैं वो है आपको अपने टैक्स इवेजन को रोकना है। अगर कोई बंदा कम टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, टैक्सेबल प्रॉफिट को कम निकाल के लाया है, हमें उसे स्टॉप करना है, हमें उसे रोकना है। दैट इज द एम ऑफ टैक्स ऑडिट। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट इज प्रोप्राइटी ऑडिट। ओहो, प्रोप्राइटी ऑडिट याद आ गया? हाँ जी हाँ सर, याद आ गया। दिस ऑडिट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। दिस ऑडिट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप गए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वहां पर आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट करते हुए आपको एक खर्चा मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ग्लासेस खरीदे, ठीक है, 6 ग्लासेस, 50,000 रुपए के 6 ग्लासेस। वो ग्लासेस क्रिस्टल के बने थे, अपने पानी पीने के लिए। अरे शौक बड़ी चीज है, तो क्या हो गया, खर्च कर दिए। तो आपने उनसे कहा कि मिस्टर अम्बानी, 50,000 के 6 ग्लास खरीदे हैं आपने हमारे, अगर आप आओगे ना पुरानी दिल्ली तो ये तो 50-50 रुपए का एक ग्लास दिला दूंगा मैं। 100 रुपए का ज़्यादा था, बहुत एक्सपेंसिव है। अम्बानी जी क्या कहेंगे, आप होते कौन हो मेरे खर्चों पे मैं चाहे अपने पैसों को आग लगाऊं? यू नो वन टू आस्क मी, यू आर एन ऑडिटर। तो एक प्राइवेट कंपनी में ऑडिटर का क्या रोल होता है? रोल ये होता है कि जो खर्चे हुए हैं आप उसके इनवॉइसेस पकड़ो, डॉक्यूमेंट पकड़ो और चुप रहो। यू आर नो वन टू क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के जजमेंट को आप नहीं भाई क्वेश्चन कर सकते। बिजनेसमैन जो जजमेंट कर रहा है, बिजनेसमैन जो काम कर रहा है, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, अप्रोप्रिएट है या नहीं है, आप नहीं जज कर सकते। आप बस ये जज करो कहीं वो खर्चा फेक तो नहीं है, कहीं उसने फेक बिल तो नहीं डाला, बस ये जज करो। प्राइवेट कंपनी का ये प्रिंसिपल होता है। जबकि वहीं अगर आप गवर्नमेंट कंपनी या किसी गवर्नमेंट अकाउंट का ऑडिट कर रहे हो, वहां आप ये भी देखते हो कि भाई जो खर्चा हुआ है अप्रोप्रिएट है या नहीं है, सही है या नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा तो खर्चा नहीं हुआ, और उसका अप्रूवल आया ही नहीं आया रेलेवेंट अथॉरिटी से। रेलेवेंट अथॉरिटी से अगर उसका अप्रूवल नहीं आया तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई अप्रूवल कहाँ है, ऑथराइजेशन कहाँ है? खर्चा तो आप करे जा रहे हो, ऑथराइजेशन कहाँ है? क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गवर्नमेंट महकमे में करप्शन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड देयरफॉर प्रोप्राइटी ऑडिट मींस द इवैल्यूएशन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन ठीक भी है या नहीं है। प्राइवेट ऑडिट में आप मैनेजमेंट डिसीजन ठीक है या नहीं इसको नहीं क्वेश्चन कर सकते। गवर्नमेंट ऑडिट में आप मैनेजमेंट डिसीजन ठीक है या नहीं है उसको क्वेश्चन कर सकते हो। एंड दैट इज नोन एज प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल विजडम। विजडम, क्या ये जो काम किया गया, मैनेजमेंट डिसीजन लिया गया है, ये समझदारी से लिया गया है या बेवकूफ़ी में लिया गया है? तो विजडम को प्राइवेट ऑडिट में आप चेक नहीं कर सकते। जो कंपनी प्राइवेट कंपनी का ऑडिट है उसमें आप विजडम को क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वहीं गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आप विजडम को क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। सो प्रोप्राइटरी ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन अप्रोप्रिएट है या नहीं, वाइज है या नहीं। लिख लो, अप्रोप्रिएट मतलब वाइज है या नहीं मैनेजमेंट डिसीजन, हम ये एनालाइज करते हैं इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स। बिहेवियर स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में भी होना चाहिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट में पब्लिक का इनकम होती है, भाई पब्लिक का पैसा लगा होता है, पब्लिक गवर्नमेंट को फंड करती है, तो पब्लिक इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट में। इसलिए आपको देखना है कि अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट डिसीजन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन इंडिया प्रोप्राइटरी ऑडिट इज नॉट सेपरेटली प्रैक्टिस्ड। प्रोप्राइटरी ऑडिट सेपरेटली प्रैक्टिस नहीं होता। हाउएवर द कंपनीज एक्ट, कारो एंड अदर लेजिस्लेशन कंटेन सफिशिएंट प्रोविजंस दैट रिक्वायर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट इन कंटेक्स्ट ऑफ कन्वेंशनल स्टैट्यूटरी ऑडिट। वो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो कन्वेंशनल होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें प्रोप्राइटरी ऑडिट आज भी वैलिड है, करना जरूरी है। ठीक है, आपको समझ में आया प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। भाई परफॉर्मेंस ऑडिट ऑपरेशन ऑडिट का ही दूसरा नाम है। परफॉर्मेंस ऑडिट ऑपरेशंस ऑडिट का ही दूसरा भाई है। एक्चुअली नाम नहीं, दूसरा भाई है। परफॉर्मेंस ऑडिट इज ऑल्सो related to ascertaining whether operations of the entity are appropriate or not। एंटिटी के जो ऑपरेशंस हैं वो ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हम वो चीज डिटरमाइन करते हैं इन केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। सो परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन। एंटिटी के ऑपरेशन ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एंटिटी के जो कार्यकलाप है, एंटिटी के जो काम है वो ठीक से हो रहे नहीं हो रहे। दिस इज द परफॉर्मेंस ऑडिट, दिस इज द बेंचमार्क ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। तो कोई भी एंटिटी जब अपना काम कर रही है तो वो परफॉर्मेंस, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हर एंटिटी का एम क्या है, अच्छी परफॉर्मेंस देना अपने शेयर होल्डर्स को।
अच्छी परफॉर्मेंस देना अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये अल्टीमेट एम है किसी भी एंटिटी का। तो ये परफॉर्मेंस ठीक से हो रही है नहीं हो रही, दिस इज द परफॉर्मेंस ऑडिट। टू डिटरमाइन इफ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और फंक्शंस आर वर्किंग एज इंटेंडेड टू अचीव द स्टेटेड गोल्स। तो जो फंक्शन है, वो जो हमारी इंटेंशन है, जिस तरह काम करने चाहिए, क्या उस तरह काम कर रहे हैं। Performance audits typically associated with government agencies at all levels as most government bodies receive federal funds। तो गवर्नमेंट के केस में परफॉर्मेंस ऑडिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है ना, वो फेडरल फंड होता है। फेडरल फंड मीन्स पब्लिक का पैसा होता है, इसलिए वो परफॉर्म ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, गवर्नमेंट परफॉर्म ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, इस चीज़ का ऑडिट बहुत डिटेल में किया जाता है। परफॉर्मेंस ऑडिट सर्व्स एज अ फंडामेंटल पर्पस ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। Through performance audit, government entities are held to be objective standards of executing the responsibilities that they are legally authorized and charged to carry। तो अल्टीमेटली बोला ही जा रहा है कि जो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या वो उन्हें फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हम एनालाइज करते हैं थ्रू परफॉर्मेंस ऑडिट। गवर्नमेंट बॉडीज का भी हो सकता है, प्राइवेट बॉडीज का भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट बॉडीज में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवर्नमेंट में पैसा जो लगा हुआ है वो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। दैट इज वाई परफॉर्मेंस ऑडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है भाई सेक्रेटेरियल ऑडिट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर में। सेक्रेटेरियल ऑडिट किसके लिए करा जाता है? सेक्रेटेरियल बुक्स के लिए करा जाता है। सेक्रेटेरियल बुक्स कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है बनाने के लिए। कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है कुछ सेक्रेटेरियल बुक्स बनाने के लिए और कंप्लायंसेस करने के लिए। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो सेक्रेटरियल बुक्स बनाने का हिदायत देता है, सेक्रेटरियल बुक्स बनाने की रिक्वायरमेंट करता है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट इज कंसर्न विद कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट लॉज। कॉर्पोरेट लॉज जो है, कॉर्पोरेट लॉज क्या है भाई? कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट लॉ, कंपनीज एक्ट 2013। So secretarial audit is nothing but compliance, checking compliance with corporate law। कंपनीज एक्ट ने जो जो रिक्वायरमेंट बोली, जो जो सेक्रेटरियल बुक्स बनाने के लिए बोले, मीटिंग जिस तरह ऑर्गेनाइज करने के लिए बोली, साल में एक एजीएम होनी चाहिए, साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, उसमें इतना गैप होना चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनने चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये लिखा होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सारे कंप्लायंसेस इंश्योर करता है सेक्रेटरियल ऑडिटर। और ये कौन सेक्रेटरियल ऑडिट करने का हकदार होता है? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी होता है जो सेक्रेटरियल ऑडिट करने का हकदार रखता है। Secretarial audit is concerned with compliance of provisions of various corporate laws. Any failure to comply with corporate law may invite heavy penalty and or even imprisonment for company and its key managerial personnel। तो अगर आपने कंपनी लॉ को फॉलो नहीं करा तो जो की मैनेजर पर्सोनल है उनको जेल हो सकती है और पेनल्टीज भी लग सकती है, प्रोसिक्यूशन पेनल्टी बोथ आर देयर। इट इज देयरफॉर इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब है कंपल्सरी और मैंडेटरी। Imperative का मतलब कंपल्सरी और मैंडेटरी फॉर द कॉर्पोरेट एंटिटीज टू एंश्योर कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स विच आर न्यूमरस। तो इसलिए ज़रूरी है भाई कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए कि वो कंप्लायंस करें और जो एप्लीकेबल लॉज हैं, जो एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस हैं, उनको फॉलो करें। अ सेक्रेटरियल ऑडिट अश्योर्स कॉर्पोरेट बॉडी दैट लीगल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद एंड इन टाइम। तो सेक्रेटरियल ऑडिट इंश्योर करता है कि जो लीगल कंप्लायंसेस हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो करी गई हैं और टाइमली मैनर में कंप्लायंसेस हुई हैं, ये इंश्योर करता है भाई सेक्रेटेरियल। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट। नेक्स्ट है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेंसिक ऑडिट। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज फॉरेंसिक ऑडिट। और जैसा कि वर्ड खुद ही आपको बता रहा है, फॉरेंसिक का क्या मतलब है? फॉरेंसिक का मतलब है फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन। अगर मैं बोलूं, है ना, मतलब अगर मैं सच सच बोलूं तो एक्चुअली ये एक ऑडिट है ही नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। ये फॉरेंसिक ऑडिट एक्चुअली ऑडिट है ही नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन होता है। तो भाई मैं आपको सीधा से एग्जांपल देता हूं भाई। सत्यम केस 2009-10 के करीब, ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स सामने निकल के आया। ये फ्रॉड जब सामने निकल के आया तो इस फ्रॉड में हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी फाइनेंशियल अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग करी गई थी। विंडो ड्रेसिंग मतलब ऐसी चीज़ें जो फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं हैं उनको वहाँ रखा गया था, जो चीज़ें नहीं हैं। और बहुत सारा भाई चोरी चकारी, बहुत सारी ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना, सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना, एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के लिखना, ये सारी चीज़ें हमारे अकाउंट्स में करी गई थी। ये सारी चीज़ें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करी गई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करी गई थी। अब सत्यम, ठीक है। अब
जो ऑडिटर्स थे सत्यम के वो थे पीडब्ल्यूसी की ऑडिट टीम। जब वो ऑडिट टीम ऑडिट कर रही थी तब उन्हें फ्रॉड दिखा। जैसे ही उनको ये फ्रॉड दिखा उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन या फॉरेंसिक ऑडिट टीम को बुला लिया कि फॉरेंसिक ऑडिट टीम आप आइए और आप ऑडिट अब कंटिन्यू करिए, अब हमारा कोई काम नहीं है, ऑडिटर्स का कोई काम नहीं है, अब फॉरेंसिक ऑडिट जो इनकी टीम है वो ऑडिट करेगी। तो फॉरेंसिक ऑडिट टीम हायर हुई केपीएमजी की, वो पीडब्ल्यूसी की नहीं हायर हुई, क्योंकि पीडब्ल्यूसी तो भाई शक के घेरे में आ गया ना, डाउट के घेरे में आ गया ना, कहीं ऑडिटर्स भी इन्वॉल्व तो नहीं है इतने बड़े फ्रॉड में। तो पीडब्ल्यूसी की टीम फॉरेंसिक की नहीं आई। फॉरेंसिक की टीम किसकी आई? फॉरेंसिक की टीम आई केपीएमजी की। मुझे आज तक याद है केपीएमजी दिल्ली से कई लोग हैदराबाद फ्लाइट पकड़ के गए, दिल्ली की फॉरेंसिक टीम के लोग हैदराबाद गए फ्लाइट पकड़ के, और फॉरेंसिक ऑडिट हैदराबाद में हुआ इस वाले पूरे स्कैम का। सर क्या आप भी इन्वॉल्व थे इस ऑडिट में? नहीं भाई नहीं, मैं इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि मैं ऑडिटर हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक नहीं आती। मैंने कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, मैंने कभी फॉरेंसिक ऑडिट नहीं किया, तो मुझे फॉरेंसिक ऑडिट की टेक्निक्स नहीं आती। लेकिन हाँ मुझे अच्छे से याद है केपीएमजी में एक अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था, जिस डिपार्टमेंट का नाम था फॉरेंसिक ऑडिट, और उनका काम था इस तरह के ऑडिट करना जो फ्रॉड से रिलेटेड होते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन से रिलेटेड होते हैं, और इन्वेस्टिगेशन करना। इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है भाई, कंक्लूसिव एविडेंस आता है, और इसके अंदर जो हम एविडेंस लेके आते हैं वो कंक्लूसिव एविडेंस होता है, और इसमें जो अश्योरेंस मिलता है वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस मिलता है, 100% एक्यूरेसी के साथ चीज़ फाइंड आउट करी जाए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। तो फ्रॉड के केस में एम्प्लॉय होता है, स्पेशल इसमें फीचर्स होते हैं, और ऑडिट से कहीं ज़्यादा आगे के ये प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर होते हैं फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान। तो फॉरेंसिक ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजुअली फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स सच एज एम्बेजलमेंट और फ्रॉड। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है स्टीलिंग और मिसअप्रोप्रिएटिंग मनी, स्टीलिंग और मिसअप्रोप्रिएटिंग मनी, ये है एम्बेजलमेंट का मतलब। कई बार क्या होता है एम्प्लॉयज ना ऑर्गेनाइजेशन का कैश लेके भाग जाते हैं, मनी लेके भाग जाते हैं, या कुछ पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन में ना लाके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। इस तरह के एम्बेजलमेंट होते हैं, इस तरह के भाई फ्रॉड होते हैं जो पकड़े जाते हैं। तो फोरेंसिक ऑडिट इज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजुअली फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ, प्रोसिक्यूशन मतलब जेल करवाएंगे हम, ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स का सच एज एम्बेजलमेंट और फ्रॉड। एम्बेजलमेंट जहां होता है जहां मनी का मिस अप्रोप्रिएशन होता है, मनी की चोरी होती है, या फ्रॉड होता है, फ्रॉड मतलब जहां पर भाई आप जो आपका काम होता है, जो आपका यूजुअल वर्क होता है, आप उसके अलावा शेयर होल्डर्स को ठगते हो, ठीक है, उसे कहते हैं फ्रॉड। आप शेयर होल्डर्स को अपने रोजी पिक्चर दिखाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, विंडो ड्रेसिंग करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो चीज़ नहीं है वो भी दिखाते हो कि है, सेल्स बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, एसेट्स बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, उस केस में भाई हम कहते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। एम्बेजलमेंट या फ्रॉड में फॉरेंसिक ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉरेंसिक ऑडिट सीक्स टू गैदर कंक्लूसिव एविडेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, परसुएसिव एविडेंस नहीं, कंक्लूसिव एविडेंस होता है फॉरेंसिक ऑडिट के केस में। तभी मैंने आपको बोला कि एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन है, ये ऑडिट है ही नहीं, ठीक है, विच कुड बी यूज टू प्रूव बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट में भी सबमिट होते हैं इसमें जो एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कहीं फ्रॉड होगा तो कोर्ट में मुकदमा दर्ज होगा ही होगा। फॉरेंसिक ऑडिट इन्वॉल्व्स ब्लेंडिंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट, रेगुलरिटी, इन्वेस्टिगेटिव एंड फाइनेंशियल ऑडिट। तो बहुत सारे ऑडिट्स की मिलजुली सरकार होती है फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट में बहुत सारे प्रोसीजर को मिला के ऑडिट करा जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड प्रोसीजर करे जाते हैं, बहुत सारे डिटेल में प्रोसीजर करे जाते हैं, प्रोप्राइटी ऑडिट के प्रोसीजर करे जाते हैं, रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर करे जाते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट्स करे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान। द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कारो 2020 requires auditors to report whether any fraud on or by the company has been noticed or reported during the year. If yes, the nature and amount involved are to be indicated. तो कारो जो है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कारो के अंदर भाई रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर को मैंडेटरी बताना है कि क्या कोई फ्रॉड उनको नजर में आया है या नहीं आया। अगर आया है तो उस फ्रॉड का क्वांटम क्या है, उस फ्रॉड का कितना अमाउंट है जिसका फ्रॉड नजर आया है ऑडिटर को। तो ये रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जो कारो में भी कही गई है। तो जब आप ऑडिट कर रहे हो सावधान रहें, सतर्क रहें, ऑडिट के दौरान कहीं भी फ्रॉड दिखे सीधा अपने हाथ खड़े कर दें, फॉरेंसिक ऑडिट टीम को बागडोर सौंप दें, और भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बता दें इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, उसका लगभग क्वांटम हमें जो लग रहा है वो ये है, अब आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। ऑडिटर्स आर नॉट सपोज टू डू द इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ऑडिटर्स आर जस्ट द वॉच डॉग्स, नॉट द ब्लड हाउंड। याद है हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, दोबारा लिख लो भाई ये स्टेटमेंट, ठीक है, लिख दो, ऑडिटर्स आर वॉच डॉग्स
not and not bloodhounds. Auditors are watchdogs and not bloodhound. ऑडिटर्स वॉचडॉग होते हैं, मतलब ऑडिटर सिर्फ भौंकने का काम करते हैं, विच मीन्स ऑडिटर कैन जस्ट मेक यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन विच इज देयर. दे आर नॉट ब्लड हाउंड्स. ब्लड हाउंड मतलब वो खून पीने वाले डॉग्स नहीं होते जो खून पेंगे. ठीक है, ऑडिटर्स आर वॉच डॉग्स एंड नॉट ब्लड हाउंड. ठीक है, बट इन्वेस्टिगेटर्स आर ब्लड हाउंड्स. ठीक है, लिख दो यहां पर इन्वेस्टिगेटर्स और फोरेंसिक ऑडिटर्स आर ब्लड हाउंड्स. आर ब्लड हाउंड्स मतलब ये खून पिएंगे, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये खून पिएंगे. ठीक है, सो दैट इज द फोरेंसिक ऑडिट फॉर यू एंड इट इज इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट इज सोशल ऑडिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सोशल ऑडिट. ठीक है, अब सोशल ऑडिट को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और सोशल ऑडिट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, अब देखो भाई, आपने बचपन से एक चीज पढ़ी है. क्या पढ़ा है भाई? बिजनेस एक सोसाइटी में रह के होता है. बिजनेस जब एक सोसाइटी में रह के होता है तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे. हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करे. ठीक है, सोसाइटी के लिए क्या करे? सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें करे, पॉल्यूशन ना फैलाए सोसाइटी के लिए, है ना. और जिस सोसाइटी में वो रहता है अपने सराउंडिंग्स को साफ रखे, गंदा ना रखे. अपने एम्प्लॉयज को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को, उनका ध्यान रखे, थोड़ा सा उनको भाई ध्यान रखे उनका. और अपनी सोसाइटी का टेक केयर करे, क्योंकि अगर वो अपनी सोसाइटी का टेक केयर करेगा तभी भाई हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, तभी हमारा बिजनेस फलेगा फूलेगा. और एथिकल वैल्यूज फॉलो करे, एथिकल चीजें करे, कोई गड़बड़ तरह की चीजें ना करे. जैसे मैं आपको भाई बात बता रहा हूँ, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग. होर्डिंग HOARDING. पता है मंडियों में क्या होता है? मंडियों में होता है जो सब्जियां काफी महंगे जाती हैं ना, पीछे से उनको जो आड़ती होते हैं, आड़त का काम होता है, कमीशन एजेंट्स होते हैं, वो उन सब्जियों को पीछे से रोक लेते हैं ताकि मार्केट में प्राइस बढ़ जाए उस सब्जी का. फिर जब प्राइस बढ़ जाता है तो मार्केट में वो सब्जी को रिलीज कर देते हैं. इसे कहते हैं होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग. पहले चीज को होल्ड कर लो, पहले चीज को रोक दो, फिर जब उस चीज का प्राइस बढ़ जाए तो उस चीज को आप मार्केट में फ्लोट कर दो, उस वाली पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में आप भेज दो. इसे कहते हैं होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग. तो इस तरह की गलत चीजें एक बिजनेस को नहीं करनी चाहिए. उसको एथिक्स के साथ चलना चाहिए, वैल्यूज के साथ चलना चाहिए. अपने भाई जो एक संस्कार है, जैसे एक इंसान के पास संस्कार होते हैं, जैसे बिजनेस के भी अपने संस्कार होते हैं. आपने पढ़ा है लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट है ना, पढ़ा है इंटर ग्रुप 1 में लॉ एंड एथिक्स. उसमें एथिक्स पार्ट है, वो यही है कि एक बिजनेस कैसे अपने बिजनेस को एथिकली चला सकता है, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर सकता है, उसे कहते हैं भाई बिजनेस एथिक्स. ठीक है, अब सोशल ऑडिट क्या है? सोशल ऑडिट यही है भाई. सोशल ऑडिट इज measuring, understanding, reporting and improving an organization's performance towards meeting the social and ethical objective. तो जो सोशल ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इंप्रूव करने का तरीका है सोशल ऑडिट. लोग सोशल ऑडिट कैसे कर रहे हैं? हम लोग सोशल ऑडिट में ये देख रहे हैं कि बिजनेस को जो एथिक्स फॉलो करने चाहिए बिजनेस को अपने काम करने में, वो कर रहा है या नहीं कर रहा. भाई जैसे जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको टाइम से पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है, एथिक्स की बात है भाई. प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एथिक्स की बात है. आप एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम से उनको देते हो नहीं देते, एथिक्स की बात है. प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, लेकिन एथिक्स है कि आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी जो दो वो टाइम से दो, उनको सैलरी डिले नहीं होनी चाहिए मेरे एम्प्लॉयज को. तो आप एथिकल बिहेवियर कर रहे हो नहीं कर रहे एक बिजनेस में, आप एथिकली बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे, इसका डिटर्मिनेशन होता है भाई सोशल ऑडिट. एंड सोशल ऑडिट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हालांकि 99% बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑडिट नहीं कराती. वो कहती हैं पहले हम एक तो एथिक्स फॉलो करें, है ना, अपना खर्चा करें, उसके ऊपर उसको ऑडिट कराने के लिए और खर्चा करें. जनरली सोशल ऑडिट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती. मैं एक भाई फॉर्चुनेट रहा, मैंने मेरी एक कॉलीग थी KPMG में, हालांकि मैं सोशल ऑडिट डिवीजन में नहीं था, मैंने कभी सोशल ऑडिट नहीं किया, लेकिन मेरी एक कॉलीग थी KPMG में जिन्होंने मुझे सोशल ऑडिट के बारे में बताया क्या होता है सोशल ऑडिट. और मैं आज आपको वो वाली कहानी बताना चाहूँगा. तो एक मेरी कॉलीग थी जो सोशल ऑडिट करती थी, मैं उनसे कैसे मिला, मैं और वो सेम कैब में जाते थे, तो कैब लेने आती थी. ठीक है, अब उस कैब में ऐसा तो होता नहीं कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट वाले सारे बंदे होंगे. एक बंदा स्टैट्यूटरी ऑडिट का होता था, एक सोशल ऑडिट का होता था, एक फोरेंसिक ऑडिट का होता था, कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का होता था, कोई टैक्स डिपार्टमेंट, अलग अलग बंदे उस कैब में होते थे. इनोवा होती थी, अर्टिगा होती थी,
10 या 8 या 10 लोग आते थे उसमें, तो काफी सारे लोग होते थे। कई बार बस होती थी, बस है ना, छोटी मिनी बस होती है, मैटाडोर, मिनी बस में बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग इकट्ठा जाते हैं एमजी, सुबह सुबह वापस इकट्ठा आते हैं। तो एक कॉलीग थी मेरी, उनका नाम था दिव्या, जो हमारे साथ आती जाती थी। तो हमने ऐसे ही दिव्या से पूछा, दिव्या आप किस डिपार्टमेंट में हो? दिव्या ने बोला मैं सोशल ऑडिट डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा। दिव्या ने कहा मैं कोई सीए नहीं हूँ, या सीएम में या सीएस में कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्ड नहीं करती। मैंने कहा अच्छा, फिर आप ऑडिट कैसे करते हो? भाई जब आप सीए नहीं हो, सीएस नहीं हो, सीएम में नहीं हो, तो आप ऑडिट कैसे करते हो? क्योंकि उस समय मेरा इंप्रेशन तो ये था ना कि ऑडिट मतलब या तो आप सीए हो गए, या सीएम में हो, या सीएस हो गए, तो ये ऑडिट करोगे। मेरा तो इंप्रेशन ये था भाई। तो हमने पूछा आप ऑडिट कैसे करते हो? फिर दिव्या ने बताया कि भाई ऑडिट जो वॉलंटरी ऑडिट होते हैं, जो प्राइवेट ऑडिट होते हैं, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होते, वो ऑडिट जरूरी नहीं है कि सीए, सीएस या सीएम में ही, कोई भी कर सकता है, ग्रेजुएट भी कर सकता है, या एक पर्सन के पास क्वालिफिकेशन नहीं है बट एक्सपीरियंस है, वो भी कर सकता है। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने दिव्या से पूछा, दिव्या फिर आपकी क्वालिफिकेशन क्या? दिव्या ने कहा मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन सोशल साइंसेज, मैं सोशल साइंसेज में मास्टर हूँ, और मैंने सोशल साइंस में अपना भाई मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है, विच इज़ अ नॉर्मल डिग्री विच इज़ देयर इन आर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, इंडिया में हर जगह होता है। सोशल साइंसेज, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट उसमें डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब जो हमारा मेन मुद्दा था वो ये था, मेरा जो क्वेश्चन था, क्योंकि मैं ना बड़ा इंक्विजिटिव टाइप का बच्चा था, है ना, शुरू से ही मुझे जानने का बड़ा शौक होता था, मैं क्वेश्चन बहुत पूछता था। मैंने कहा दिव्या सोशल ऑडिट होता क्या है, कैसे करते हो सोशल ऑडिट, मतलब इसके स्टेप्स क्या होते हैं? तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दी। ठीक है, उनको अब ये भी किसी सोशल ऑडिट करके किसी ऑर्गेनाइजेशन का आई थी। उन्होंने बोला कि मैं अभी भी एक सोशल ऑडिट के असाइनमेंट पे थी, और मैंने सोशल ऑडिट किया पुलिस का। इसका क्या मतलब हुआ पुलिस का? तो एक गवर्नमेंट है, मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, मुंबई है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, सुनना जरा, स्टेट गवर्नमेंट कई बार हायर करती हैं प्रोफेशनल्स को, जो कि दिव्या थी। ठीक है, ये प्रोफेशनल मतलब वो नहीं सीएससीएससीएम में नहीं, सोशल ऑडिट के प्रोफेशनल्स को, इनकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, ये मास्टर्स इन सोशल साइंस भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको हायर करती हैं गवर्नमेंट्स, और ये पता लगवाती हैं कि जो पुलिस है वो क्या अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है या नहीं निभा रही किसी भी एरिया में। तो गवर्नमेंट ने, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, वो दिल्ली पुलिस का क्या वो सोशल ऑब्लिगेशन अपनी निभा रही नहीं? एक होता है क्रिमिनल अपनी जो ड्यूटीज है उन्हें निभाना, दूसरा होता है कि क्या वो लोगों के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सोशल ऑडिट, उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ने हमको हायर किया सोशल ऑडिट करने के लिए उसी स्टेट की पुलिस का। तो हमने बहुत सारे सोशल ऑडिट करे, हमने पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, पुलिस कैसे बिहेव करते थे चीज़ों में, पुलिस कैसे भाई चीज़ों को देखते थे, ढंग से देखते थे या नहीं देखते थे, हमने इन सब चीज़ों को ऑडिट किया। और वहाँ पर एक एस्पेक्ट हमने ऑडिट किया, और कमाल का एस्पेक्ट, दिल दहला देने वाला एस्पेक्ट हमने ऑडिट किया। क्या था समझना सर, हर स्टेट में एक रेड लाइट एरिया होता है। देखो आप लोग मैच्योर बच्चे हो, आप बच्चे नहीं हो, तो मैं आपसे इस तरह की बातें कर सकता हूँ, ठीक है, आप छोटे नहीं हो, अब आप सब चीज़ें जानते हो, तो इस तरह की टॉक्स हम कर सकते हैं, नो द मैन टॉक्स, द एल्डर टॉक्स हम कर सकते हैं ना। हर स्टेट में एक रेड लाइट एरिया होता है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन होता है। प्रोस्टिट्यूशन इज ऑल्दो इलीगल इन इंडिया, बट हम सबको पता है कि प्रोस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अब पुलिस क्या होती है, पुलिस की भी मजबूरी है, वो प्रोस्टिट्यूशन को एकदम से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनकी रोटी रोजी एकदम क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी अगर प्रोस्टिट्यूशन को एकदम से खत्म कर दिया गया, रोक दिया गया। वो जो रेड लाइट एरियाज होते हैं वहां पर एकदम अगर हम लोग बैन कर दें एरियाज को, तो भाई वहां की जो जनता है वो कहाँ जाएगी? उनके पास स्किल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जो वो कोई स्ट्रीमलाइन जॉब में आ सके या स्ट्रीमलाइन प्रोफेशन में, इकोनॉमी में आ सके, वो उनके पास नहीं है, लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए पुलिस भी जो होती है ना थोड़ी सी लीनियंट होती है हर स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट ही उन्हें बोलती है थोड़ा सा लीनियंट बिहेव करो इन वाले लोगों, सेक्स वर्कर्स के साथ, क्योंकि ऑल्दो इलीगल काम कर रहे हैं लेकिन है तो हमारा पार्ट, हमारी सोसाइटी का अभिन्न अंग है। और ये जो सेक्स वर्क है ना, ये इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में रिसेंट नहीं है। आप जब से हिस्ट्री देखोगे ना, जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, जब से मैनकाइंड का एग्जिस्टेंस है, तब से प्रोस्टिट्यूशन हैज बिन अ कॉन्टिन्यूस अफेयर, एक सोसाइटी का इंटेग्रल पार्ट है, ये सोसाइटी का एक इंटेग्रल हिस्सा है। तो आप मानो या ना मानो, ठीक है, एक्सेप्ट करो ना करो, ये सच है।
तो जब सोशल ऑडिट हुआ उस गवर्नमेंट का, और उस गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सोशल ऑडिट हम पुलिस का करना चाहते हैं, तो रेड लाइट एरिया का सोशल ऑडिट करने का हमारी टीम ने सोचा। जब हमारी, ये मैं बिल्कुल वो बता रहा हूँ तो दिव्या ने मुझे बताया, बिल्कुल उन्हीं के वर्ड्स में बता रहा हूँ। हमारी टीम ने जब सोचा सोशल ऑडिट करने का, तो हमारी टीम ने भाई वो ऑडिट के लिए पुलिस वालों की ही सहायता ली, ये देखने के लिए पुलिस वाले, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस वाले भाई लीनियंट होते हैं इन वाले एरियाज में। लेकिन एक कर्तव्य होता है पुलिस वालों का जो बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य है, वो क्या है कि कोई भी गलत चीज ना हो रही हो इन एरियाज में, नाबालिग लड़कियां ना हो इन एरिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो देखना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए कि नाबालिग लड़कियों के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो, ठीक है। तो मेरी टीम, मतलब दिव्या की टीम गई ऐसे एक प्रोस्टिट्यूशन वाले एरिया में और छापे मारे हमने पुलिस के साथ मिलके, ठीक है। पुलिस को साथ में लिया ये देखने के लिए पुलिस सही से अपना काम कर रही है या नहीं कर रही। पुलिस को साथ में लाया, ठीक है, पुलिस के साथ छापे मारे ये देखने के लिए कि भाई कहीं कुछ एक्सट्रीम गलत लेवल का तो नहीं हो रहा। दिव्या ने मुझे बताया कि हम लोग एक ब्रॉथल में गए, वहाँ पर जब हमने छापा मारा और हम पुलिस के साथ थे, तो एकदम से जब छापा लगता है, पुलिस वाले जब आते हैं, तो वहाँ पर जो गर्ल्स होती हैं उन्हें छुपा दिया जाता है अलग अलग कमरों में, ठीक है। हमने जाके सबके कमरे खोले और चेक किया कि हाँ गर्ल्स जो हैं वो एटलीस्ट हेल्दी कंडीशंस में हैं, एटलीस्ट क्या वो प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं लग रही, कहीं वो अनसेफ सेक्स तो नहीं कर रहे, कहीं वो फोर्स तो नहीं हो रहे कुछ गलत करने के लिए जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने डिटेल में देखी। जब ये चीज़ डिटेल में देखी तब हमारा एक लक्ष्य था भाई ये देखना कि कहीं अंडर एज्ड गर्ल्स, यंग गर्ल्स कहीं इस बिजनेस में तो नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर जो देखा गया, वहाँ पर भाई ने कहीं नहीं मिला कोई अंडर एज गर्ल हो इस बिजनेस में। लेकिन सुना बहुत था दिव्या ने इस एरिया के बारे में कि यहाँ अंडर एज गर्ल्स होती हैं और उनके साथ भी गलत चीज़ कराई जाती है। तो उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करी दिव्या ने। जो एडल्ट सेक्स वर्कर्स थे उनसे पूछा गया भाई यहाँ पर क्या कोई छोटी लड़कियाँ नहीं होती। सबने ही बोला अरे नहीं नहीं, छोटी लड़कियों का क्या काम, हमारे जो अगर बेटियां होती भी हैं तो फिर उनको हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, यहाँ नहीं लाते, कोई यहाँ पर नहीं करते। दिव्या ने कहा ठीक है, बट थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा था क्योंकि सबको पता है कुछ गड़बड़ होती है हमेशा, ठीक है। दिव्या ने बताया कि जैसे ही हमारी पूरी टीम वहां से जा रही थी, एक ब्रॉथल में छापा पड़ा था, ठीक है, वहां ऐसे बहुत सारे ब्रॉथल्स थे, ठीक है, एक में छापा पड़ा था, ऐसे मल्टीपल छापे पड़े थे। लेकिन जैसे हमारी टीम वहां से जाने लगी, ब्रॉथल का जो मेन चौक था उसके अंदर एक टीवी का केस रखा था। तो आजकल तो घरों में नहीं होता भाई, आज क्योंकि आजकल तो एलईडी टीवी होते हैं पतले पतले, ठीक है, आजकल घरों में टीवी के केस नहीं होते। पहले के ज़माने में जब टीवी इतने चौड़े होते थे, मतलब पीछे जो आजकल जो पतली एलईडी स्क्रीन होती है ना, पहले जो टीवी होते थे ना इतने चौड़े चौड़े होते थे, स्क्वायर डिब्बा होता था बहुत बड़े, इतने चौड़े, पीछे इतने चौड़े होते थे, वहाँ पीछे ट्रांसफार्मर लगा होता है जिससे टीवी चलता था। तो टीवी बहुत चौड़े होते थे, इतने पतले पतले नहीं होते जितने आजकल होते हैं। तो उनको रखने के लिए बनते थे स्क्वायर लकड़ी के एनक्लोजर्स, ठीक है, टीवी बॉक्सेस बोलते थे उन्हें। अगर मैं तुम्हें ऑनलाइन दिखा पाऊँ तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ भाई टीवी के बॉक्सेस कैसे होते, टीवी के केस बोलते थे उन्हें, या टीवी के कवर बोला। अच्छा मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है मैं कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। टीवी बॉक्सेस, ठीक है, टीवी बॉक्सेस, वुडन टीवी बॉक्सेस, हाँ ये रहा भाई, ये रहा, यस ये है भाई टीवी बॉक्स, ठीक है। पुराने ज़माने में ये होता था, पुराने ज़माने में इस तरह के टीवी बॉक्स होते थे, और ये जो टीवी बॉक्स होते थे काफ़ी बड़े बड़े होते थे, ठीक है, काफ़ी बड़े टीवी बॉक्स होते थे, इनमें डेप्थ होती थी, पीछे टीवी ऐसा होता था। ये एलईडी नहीं है भाई, ये एलईडी नहीं है, वो पतला वाला स्क्रीन नहीं है जो तुम्हारे आजकल दीवार में फिट हो जाता है, वो नहीं है। ये पीछे काफ़ी चौड़ा है और ये पूरा बॉक्स है, और ये टीवी बॉक्स होता था, और ये जो दोनों खिड़कियाँ होते हैं ना ऐसे बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है बीच में से। तो टीवी बॉक्स लकड़ी का बनता था और ये बीच में से बंद हो जाता है, ऐसा बॉक्स। वहाँ पर उसने बताया कि ब्रॉथल के बिल्कुल जो मेन चौक था वहाँ पर ऐसा एक बॉक्स रखा था। दिव्या को पता नहीं, थर्ड सेंस, ऑडिटर की हमेशा थर्ड सेंस काम करती है, याद रखना। आप जितना एक्सपीरियंस लोगे ना ऑडिट में, जितना आप एक्सपीरियंस बनते जाओगे, उतना ज़्यादा आपकी थर्ड सेंस काम करने लगेगी, और जैसी थर्ड सेंस काम करने लगेगी आप एकदम से चीज़ें पकड़नी शुरू कर दोगे, आपकी थर्ड आई बोलेगी कुछ गड़बड़ है बॉस। दिव्या का दिमाग खनका। दिव्या ने कहा ये बॉक्स जो रखा है ना, मुझे पता नहीं क्यों इसमें कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या इस बॉक्स को हम खोल सकते हैं? दिव्या ने पूछा ब्रॉथल की लेडी से। बॉक्स पे लगा था एक ताला। तो लेडीज ने कहा नहीं इसकी चाबी नहीं है हमारे पास, नहीं हम नहीं खोल सकते, चाबी नहीं है इसकी हमारे पास। क्या करोगे, टीवी रखा है अंदर। जैसे ही क्लाइंट रिलक्टेंट होता है किसी भी चीज को दिखाने के लिए, ऑडिटर और ज्यादा स्केप्टिकल हो जाता है, ऑडिटर और ज्यादा शक्की हो जाता है, भले ही चाहे वो सच बोल रहा हो, लेकिन फिर भी अगर क्लाइंट ने अगर किसी चीज के लिए मना कर दिया
ये मैं नहीं दिखा सकता, वहां पर भाई जो ऑर्डर है वो और ज्यादा शक्की हो जाता है। ऑब्वियसली दिव्या हो गई बहुत ज्यादा शक्की। दिव्या ने बोला मैं बहुत ज्यादा शक्की हो गई और मुझे लगा मुझे ये खोल के देखना है। मैंने पुलिस वालों से कहा इस ताले को तोड़ देते हैं, और हमने यही किया। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आया उनकी मेंबर से जो वहाँ पर थी लेडीज़ की, मत तोड़ो मत तोड़ो, आप हमारा टीवी बर्बाद कर दोगे, तोड़ दोगे। मैंने वो तोड़ दिया ताला, और जब हमने ये दरवाजे खोले इस बॉक्स के, हम हैरान रह गए। इस बॉक्स के अंदर टीवी नहीं था, और 10-10 12-12 साल की 4 या 5 लड़कियां इस बॉक्स के अंदर बैठी थी, घुस घुस के, फिट होके, बिल्कुल कंसाइज होके। उनके मुंह पे पट्टी बनी हुई थी ताकि वो आवाज ना निकाल पाए। हमने उन लड़कियों को बाहर निकाला, उनकी पट्टी निकाली, सारी लड़कियां रोने लगी। हमने उनसे कहा कि क्या यहाँ पर और कोई भी तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, क्या और कोई भी लड़कियां हैं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने इशारा किया, एसी का जो डक्ट होता है उसके अंदर इशारा किया। हम हैरान रह गए, हमारी रूह कांप गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने जब डक्ट खुलवाई तो डक्ट के अंदर से 20 से 25 लड़कियां डक्ट के अंदर छुपाई हुई थी। एकदम उन्हें पास 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 बिठा रखा था, उनके मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी, एसी के डक्ट में। ये दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस हुआ दिव्या को सोशल ऑडिट के दौरान। और जब रिपोर्ट में ये बात मिनिस्ट्री को भेजी गई, मिनिस्ट्री ने पुलिस की जो बैंड बजाई, ये पुलिस को कई बार पता होता है भाई, ये सारी चीजें कई बार पता होता है उनको। मिनिस्ट्री ने पुलिस को बोला भाई तुम ये चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर बहुत ज्यादा मुस्तैदी आई, बहुत ज्यादा भाई उसके बाद बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए गए कि ये चीज ना हो। तो खैर मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? मैंने आपको कहानी सुनाई सोशल ऑडिट का एक एग्जाम्पल देने के लिए। सोशल ऑडिट क्या होता है, सोशल ऑडिट का रेलेवेंस क्या है, और सोशल ऑडिट कैसे ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं। जैसे यहाँ पर तो भाई मिनिस्ट्री ने कराया, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कराया सोशल ऑडिट। और किसका कराया? जो उनके पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके पुलिस महकमे है, उनका करवाया सोशल ऑडिट। एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर audit is social audit. A social audit is a way of measuring, understanding, reporting, and improving an organization's performance towards meeting its social and ethical objective. एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑब्जेक्टिव अपना मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना सोशल एथिकल ऑब्जेक्टिव मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका ऑडिट होता है भाई सोशल ऑडिट। इन कोर्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अ बिजनेस टेक्स रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी से रिसोर्स लेता है। In return, he should discharge certain duties to society also for long-term sustainability. तो जब बिजनेस सोसाइटी में काम करते हुए सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेता है, तो बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि इंश्योर करे कि सोसाइटी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करे, उन रिसोर्सेज को रिक्यूपरेट भी करे। जैसे वुड 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 अब इंडिया में एक्सटिंग्विश सा होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वुड पेड़ हमने इतने काट दिए अपने फर्नीचर बनाने के लिए कि अब पेड़ बचे ही नहीं। वुड इज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और जब ये वुड ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, इस सिचुएशन में भाई बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो और पेड़ उगाए और पेड़ लगाए ताकि वुड एक्सटिंग्विश ना। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस हु इज अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी टू पे बैक टू द सोसाइटी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का भी सवाल है भाई सोसाइटी का। सोशल ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। सोशल ऑडिट भाई मैंडेटरी तो नहीं है। This exercise is often undertaken by business houses voluntarily. तो बिजनेस जो है वो voluntarily सोशल ऑडिट करा सकते हैं। इंडिया में सोशल ऑडिट मैंडेटरी तो नहीं है, आपको सोशल ऑडिट कराना है ऐसा तो नहीं है। आपका मन करे सोशल ऑडिट कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट्स, कई स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत मुस्तैद हैं, वो काफ़ी सोशल ऑडिट्स कराती हैं, और सोशल ऑडिट के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव गवर्नमेंट्स को मिलते भी हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट बड़ा इंपॉर्टेंट ऑडिट है भाई। जो पर्सोनेल है ऑर्गेनाइजेशन के, जो एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पर्सोनेल और एम्प्लॉइज, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट होता है इनका ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट। और इसका आइडिया क्या है? इसका आइडिया ये है, हमें ये देखना है कि हमारे जो एचआर की पॉलिसीज हैं, एचआर के जो प्रोसीजर्स हैं, क्या वो सही हैं या गलत है। कहीं हम एचआर प्रोसीजर्स में कुछ गलती तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत गलत तरीके से ट्रीट तो नहीं कर रहे, क्या हमारी पॉलिसीज यूजर एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं या नहीं है। वर्ल्ड की जो नंबर 1 कंपनी है जो ह्यूमन रिसोर्स के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसकी ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा वैल्यू करे जाते हैं, वो है गूगल। गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट वेल रिस्पेक्टेड कंपनीज, जो अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा सुविधा देती है, जो अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है, और बहुत ज्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली है।
एचआर ऑडिट इसी एस्पेक्ट को भाई डील करता है कि सबसे पहले तो ये देखो एचआर के जो प्रोसीजर्स हैं वो सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे, जो नया एम्प्लॉय आ रहा है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम एक फाइल में लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, क्या वो एम्प्लॉयज़ भाई अपने एग्जिट के समय इंटरव्यू में हमारे बारे में क्या बोल के जाते हैं, क्या वो अपने मैनेजर से परेशान है या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन से परेशान है, क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें एचआर ऑडिट में कवर होती हैं। सो वेरिफिकेशन ऑफ करंट एचआर प्रैक्टिसेस, एचआर की क्या प्रैक्टिसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन एचआर सही से कर रहा है नहीं कर रहा, पॉलिसीज अच्छी हैं या नहीं, जैसे लीव्स की पॉलिसी अच्छी है या नहीं, लीव प्रॉपर्ली मिलती है नहीं मिलती, बोनस प्रॉपर्ली मिलता है नहीं मिलता, एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है नहीं मिलता, and procedures prevalent in HR system of the organization. An effective HR audit helps in identifying the need for improvement and enhancement of HR function. एक अच्छा जो HR audit होता है वो HR function को improve करने में क्या क्या steps ले सकते हैं उसको identify करता है. It also guides the organization in maintaining compliance with ever-changing rules and regulations. तो organization rules and regulation को follow करे, ये भी ensure करता है HR audit. Though HR auditing is not mandatory like financial auditing, yet organizations these days are opting for regular HR audit in order to examine the existing HR system in line with the organization policy. Although HR audit mandatory नहीं है, लेकिन आजकल कई ऑर्गेनाइजेशन HR सिस्टम को इवेलुएट करने के लिए कि हमारा HR सिस्टम सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, HR ऑडिट करवाते हैं. ठीक है, सो दिस इज द HR ऑडिट. एंड द नेक्स्ट ऑडिट इज एनवायरमेंटल ऑडिट. अगेन भाई इसके लिए भी मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जांपल दूंगा. एनवायरमेंट ऑडिट क्या होता है, एनवायरमेंटल ऑडिट. अब मैं आपको एक एस्टॉनिशिंग फैक्ट बताता हूँ, ठीक है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये WHO की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में अगर कहीं भी मनी की ज़रूरत होती है, मनी का लेन देन करना होता है, मनी का कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसमें सहायक होता है. ठीक है, इसके बहुत सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और जो वर्ल्ड की मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो रेगुलेट होती हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के. ठीक है, अब WHO जो है वो हमेशा काम करता रहता है, या UNO जो है, WHO का भी भाई जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. UNO जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, पिछले 20 साल से ये रोल वो कर रहा है परस्यू. वो ये है, हमारा जो लेयर है ना हवा में, हमारे अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर बना हुआ है. ठीक है, उस ओजोन लेयर में साइंटिस्ट कुछ ब्लैक होल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं. उसमें ब्लैक होल्स हो गए, छेद हो गए हैं. उसमें छेद होने का ये मतलब है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन की, जो ओजोन लेयर से टकरा के वापस चली जाती थी, वो अब अर्थ पे आने लगी हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं ह्यूमन बींग्स को. ये जो ब्लैक होल्स हैं जो बढ़ रहे हैं, ये बढ़ने का रीजन है कार्बन एमिशन. कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, और कार्बन एमिशन की वजह से ये ब्लैक होल एक बहुत बड़ी समस्या पूरी पृथ्वी के लिए बन गए हैं. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक मुहिम छेड़ी. मुहिम क्या थी, सुनना. कार्बन एमिशन को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भाई जो भी कंपनी अपनी पॉलिसीज को, अपने इक्विपमेंट्स को कार्बन एमिशन रोकने में मदद कराएगी. मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका. ठीक है, आपने पुराने जमाने में देखा होगा बल्ब होते थे वो येलो रंग वाले. ठीक है, बल्ब होते थे येलो रंग वाले. ऐसा बल्ब होता था गोल सा, यहाँ पर इसका वो लगा होता था, यहाँ से सॉकेट में घुसता था, और यहाँ से ना ऐसे 3 तार निकले होते थे, और यहाँ ना ऐसे ऐसे तार लगे होते थे. येलो कलर की इसमें लाइट होती थी. ऐसा बल्ब होते थे पुराने ज़माने में. ठीक है, आजकल कौन से बल्ब चल रहे हैं, LED बल्ब चल रहे हैं. ऐसे शुरू होते हैं, ऐसे रोलर कोस्टर की तरह घूमते 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 और यहाँ पर बंद हो जाते हैं. वाइट कलर की लाइट होती है, इनमें येलो कलर की लाइट होती थी. अच्छा, खराब बहुत होते थे. यहाँ पर ना तार जो होता था ना लाइट से लटक जाता था, तो हम कहते हैं फ्यूज़ हो गया, खराब हो गया, दूसरा बल्ब लाओ. LED फ्यूज़ ही नहीं होते, बड़े टाइम तक चलते हैं. ठीक है, वाइट कलर इसमें एमिट होता है. ठीक है, पुराने ज़माने में जो बल्ब यूज़ होते थे ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इनको बनाने में और खपाने में बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा होता था. कार्बन डाइऑक्साइड इसमें वेस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, एमिट बहुत ज़्यादा होती थी, CO2 बहुत ज़्यादा एमिट होती थी, जिसकी वजह से एनवायरमेंट फ्रेंडली ये बिल्कुल भी नहीं थे. इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी. जब से LED आया तब से रियलाइज़ करा गया कि LED के आने से कार्बन एमिशन रिड्यूस हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड इसको भाई जलाने में कम यूज़ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इससे कम फूकती है. इससे इलेक्ट्रिसिटी कम फूकती है, इसकी वजह से इसमें कार्बन एमिशन कम होता है, जिसकी वजह से
ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो यूएनओ ने क्या कहा सुनना, बड़ी मजेदार चीज कही, ठीक है। यूएनओ ने कहा अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे के सारे ये बल्ब निकाल कर डिस्कार्ड करके एलईडी बल्ब लगा लेती है तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कैश देंगे, मनी देंगे। जितना कार्बन एमिशन इस ऑर्गेनाइजेशन ने रोका है उतना कैश हम इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को देंगे रुपए के रूप में। और ये गवर्नमेंट नहीं दे रही, भारत सरकार नहीं दे रही, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे रहा है। कितना जबरदस्त बेनिफिट भाई। आप बस अपने पुराने वाले बल्ब उतार दो, नए वाले बल्ब लगा लो। मैं मानता हूं इसमें खर्चा होगा, लेकिन जितना आपको वहां से मिलेगा ना ये खर्चा उससे कम होगा, आपका फायदा हो जाएगा। जी हां, इंडिया में भर भर के कंपनी ये कन्वर्जन करना शुरू कर दिया। और एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE, उसने 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार रेटिंग देनी शुरू कर दी उन इक्विपमेंट्स को जहां पर कम कार्बन एमिशन कम होता था। अब भाई तो बल्ब है ना, अब बल्ब के साथ एसी भी होता है, फैन भी होता है, ब्लोअर भी होता है। मेरे सामने लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत सारी लाइट जो मेरे चेहरे पे भाई लाइट फेंक रही हैं, तो मेरे चेहरे में वैसे नेचुरल ग्लो है, ठीक है। ऐसा मत सोचना सर लाइट फेंक रही है इसलिए आपका चेहरा इतना चमक रहा है। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट तो ऐसे छोटा मोटा बल्ब है टॉर्च जैसा, नेचुरल ग्लो है, नेचुरल ग्लो है। उल्टी बात ही सोचनी हमेशा, है ना। तो जितने भी इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट होते हैं इन सब के अंदर BEE ने सर्टिफाई करना शुरू कर दिया कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट 5 स्टार रेटिंग वाले हैं। थोड़े से महंगे जरूर होंगे लेकिन उसमें कार्बन एमिशन बहुत कम होगा, जिसकी वजह से फायदा होगा। आप कार्बन पॉइंट्स इकट्ठे करो, कार्बन एमिशन रिड्यूस करने से आप कार्बन के पॉइंट्स इकट्ठे करो, IMF को उन्हें बेच दो और IMF से कैश ले लो। दिस वाज अ ह्यूज स्कीम व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय UNO इन द एंटायर वर्ल्ड। लॉट ऑफ कंपनीज गॉट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो अब एनवायरमेंट ऑडिट का नेट पर्पस क्या है? एनवायरमेंट ऑडिट का नेट पर्पस है ये देखना कि क्या कंपनी एनवायरमेंट के लिए कुछ कर रही है, क्या कार्बन एमिशन के लिए कुछ कर रही है, क्या कंपनी ने ऐसे स्टेप्स लिए जिससे उसकी वर्किंग ऐसी हो कि कार्बन एमिशन रुके। जैसे अपनी दीवारों को कांच का बनवा लेना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है एनवायरमेंट ऑडिट का, एक एनवायरमेंट एफिशिएंसी का बहुत बड़ा ये स्टेप है। So now what is environment audit? Environment audit is defined as review by a regulated entity। एक regulated entity review करेगी, जैसे BEE review करेगी of the facility। facility मतलब आपके जो premises हैं, आपकी जो फैक्ट्री है या ऑफिस है, फैक्ट्री और ऑफिस, उसका भाई रिव्यू करेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। ऑपरेशंस, आपके ऑपरेशंस को रिव्यू करेगी, आपकी प्रैक्टिसेस जो आप प्रोसीजर प्रैक्टिस कर रहे हो उसका रिव्यू करेगी रिलेटेड टू मीटिंग द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए इन सब चीज़ों का ऑडिट होगा। आपकी फैसिलिटी मतलब प्रेमाइसेस, फैक्ट्री, ऑफिस, आपके ऑपरेशंस जो आपके रोजमर्रा के ऑपरेशंस हैं, फिर आपकी प्रैक्टिसेस जो आप काम करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब का रिव्यू करेंगे, इन सब का ऑडिट करेंगे और यह सर्टेन करेंगे कि आप एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगेन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है भाई, मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है, करवाओ करवाओ, ना करवाओ ना सही, लेकिन हाँ करवाओगे तो अच्छा रहेगा। कि कई सारे ऐसे एक्ट बने हुए हैं इंडिया में जहां पर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो अगर आपने फुलफिल नहीं करी तो वो एक्ट आपको पेनल्टी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंट ऑडिट कराना आपके लिए अच्छा है, ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन देखो अब हम देखते हैं, इन इंडिया एनवायरमेंटल ऑडिट प्रोसीजर वाज फर्स्ट नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन ऑपरेशंस ऑफ एन इंडस्ट्री, ऑपरेशन और प्रोसेस रिक्वायरिंग कंसेंट अंडर, हर पर्सन जो ऑपरेशन कर रहा है, इंडस्ट्री का ऑपरेशन कर रहा है किसी भी तरह का, उसको कंसेंट चाहिए। वाटर एक्ट से कंसेंट चाहिए, अगर आप वाटर में अपना पॉल्यूशन फेंकते हो तो वहां से कंसेंट चाहिए। एयर एक्ट से आपको कंसेंट चाहिए, हजार्डियस एक्ट से आपको कंसेंट चाहिए। हजार्डियस मतलब अगर कोई केमिकल आप एयर में या आपका कोई भाई ऐसा हजार्डियस रिमेनिंग रेजिड्यू है जो एयर को पोल्यूट कर सकता है, वाटर को पोल्यूट कर सकता है, तो डिस्पोज ऑफ करने से पहले आपको परमिशन चाहिए होती है। तो ये परमिशंस आपको इन वाले एक्ट के तहत चाहिए होती हैं। तो बेटर यही है एनवायरमेंट ऑडिट करा लो ताकि आपको इंश्योर हो कि आप इन एक्ट्स को फॉलो कर रहे हो। ये एक्ट्स ऑडिट कराने के लिए नहीं कह रहे, ये एक्ट्स कह रहे हैं इन गाइडलाइंस को फॉलो करो और ये चेक करना कि कंपनी ये गाइडलाइन को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, इसके लिए एनवायरमेंट ऑडिट होता है। सो द एंटिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एनवायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट। तो कंपनी इन वाले भाई एक्ट के तहत एनवायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट भी कंपनी को सबमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। सो एनवायरमेंट ऑडिट क्या है? एनवायरमेंट ऑडिट है कि आप अपने एनवायरमेंट, वाटर, एयर,
आप इसको पोल्यूटेड तो नहीं कर रहे, अगर कर रहे हो तो क्या आप एडिक्वेट स्टेप ले रहे हो कि ये पोल्यूशन कर्ब किया जाए, पोल्यूशन को रोका जाए, उसे कहते हैं एनवायरमेंटल ऑडिट। अगेन इसमें कोई CA CM में CS की जरूरत नहीं होती भाई, इसमें एनवायरमेंटलिस्ट की जरूरत होती है जो अपने मास्टर्स करते हैं एनवायरमेंटलिज्म पे, एनवायरमेंट साइंसेस बोलते हैं इनको, एनवायरो साइंसेस इनका नाम होता है। बहुत सारे कॉलेजेस ये कराते हैं और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ये करते हैं। ये हम कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स नहीं करते, ये साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स करते हैं जिन्होंने बायोलॉजी ली होती है, जूओलॉजी ली होती है, बॉटनी ली होती है अपने साइंस के स्पेशलाइजेशन में। उसके बाद ये लोग मास्टर्स करते हैं अपना इन वाले एरियाज में और वो ये वाला ऑडिट करते हैं जिसे बोला जाता है एनवायरमेंटल ऑडिट। बहुत सारी कंपनीज कराती हैं जो मैंडेटरी इन एक्ट्स में फॉल करती हैं, वो तो करवाती हैं। उसके अलावा कुछ कंपनीज जो एक्चुअली एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव हैं वो भी इस वाले ऑडिट को करवाती हैं। एंड द लास्ट ऑडिट विच इज देयर इन आवर सिलेबस एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो भाई मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी सुनना जरा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आते वक्त, जैसे मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, ठीक है, सबसे पहला काम जो मैं करूंगा जब मैं ऑडिट करने जा रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, वो ये करूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिस भी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, जैसे मान लो टैली में बनाते हैं, पीजी में बनाते हैं, नेविजन में बनाते हैं, सैप में बनाते हैं, ऑरेकल में बनाते हैं, मैं ना सबसे पहले इन सिस्टम का रिव्यू करूंगा ताकि मुझे पता लगे कि जब टैली में अकाउंटिंग एंट्री डाली जाती है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डेटर्स, डेटर से कैश आया, तो क्या वो सिस्टम जो कैश है उसको एसेट साइड पे डाल रहा है बैलेंस शीट के, या गलती से कुछ ऐसा सिस्टम में एरर है कि जो कैश है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है डेबिट साइड पे। गलतियां होती हैं, हाँ सिस्टम में गलतियां होती हैं भाई, सिस्टम भी गलती के प्रोन है, बग्स आते हैं सॉफ्टवेयर में, सब कुछ ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। जो शेयर कैपिटल होती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नजर आ रही होती है, हाँ मैंने देखा ऐसा होता हुआ। खर्चे हैं, सेल्स हैं, वो बैलेंस शीट में नजर आ रही होती है। तो सिस्टम ऑडिट का क्या मतलब, सिस्टम ऑडिट का मतलब भाई हम लोग ये देखेंगे कि जो सिस्टम है, जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर वो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, अगर उस सिस्टम में कुछ भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले उसे टारगेट करेंगे, सबसे पहले हम उस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। मैंने तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऑडिट करते हुए मैं जाऊंगा तो मैं अकाउंटिंग सिस्टम उनका चेक करूंगा, कंप्यूटर चेक करूंगा, प्रोसेसिंग सही से हो रही है नहीं हो रही मैं चेक करूंगा। मैंने तो आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। अब सुनो इसका एक वाइडर एप्लीकेशन बताता हूं मैं आपको, एक बड़ा एप्लीकेशन बताता हूं इस वाले सिस्टम ऑडिट का, ठीक है। एटीएम मशीन्स देखी आपने, हाँ जी हाँ सर, हम एटीएम मशीन्स में से पैसा विड्रॉ करते हैं, कार्ड डाला, पिन डाला, कार्ड निकाला, मनी विड्रॉ किया, 5000 रुपीज विड्रॉ करे, भाई अपना डेबिट कार्ड लिया, वॉलेट में रखा, घर निकल गया, ठीक है। अब आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ गया, 5000 हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम योर अकाउंट। क्या कभी आप ये विड्रॉ करने के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट देखते हो कि क्या वहां 5000 ही विड्रॉ नजर आ रहा है या गलती से 15000 विड्रॉ हो गया है? सर हमारे अकाउंट में ना जितना हम विड्रॉ करते हैं उतना ही पैसा होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5000 हमने विड्रॉ किया 15000 निकल के, पैसा ही हमारे पास 5001 रुपये होगा, तो निकलेंगे कहां से? नालायक, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक जनरल बात, ठीक है, कि मान लो आपके अकाउंट में है, अज्यूम कर लो, कोई बात नहीं मैं समझता हूं आपके अकाउंट में नहीं है, अज्यूम कर लो आपके अकाउंट में है 15000 रुपए, आपने विड्रॉ करे 5000 रुपए। क्या आप कभी अपनी बैंक स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि 5000 ही विड्रॉ हुआ है या 5000 या 5500 रुपए विड्रॉ हो गया या 5100 रुपए विड्रॉ हो गया या 5200 रुपए विड्रॉ हो गया या 5000 कितने रुपए विड्रॉ? क्या कभी हम चेक करते हैं? आंसर इज नो, हम कभी चेक नहीं करते, हम चेक नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। क्यों करें? ऑटोमेटेड सिस्टम है, बैंक स्टेटमेंट अपने आप आता है, हम तो नहीं चेक करते, बिल्कुल सही बात। लेकिन बता रहा हूं आपको सच बात, आज से करीबन 15 या 20 साल पुरानी बात है, बहुत रेप्यूटेड बैंक है, नाम नहीं लूंगा, उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये एरर आ गया था, जब भी कोई पर्सन 5000 रुपये विड्रॉ करता था तो अकाउंट में जो डेबिट होता था अमाउंट, वो 5000 से ज्यादा अमाउंट डेबिट होता था, और वो कोई चार्जेस नहीं होते थे, सिस्टम का एरर था, सिस्टम के अंदर गलती थी, सिस्टम के अंदर एक बग आ गया था जिसकी वजह से सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। सोचो कितना पैनिक हो गया होगा उसके कस्टमर्स में, कस्टमर सब पैनिक कर गए थे, कस्टमर सब टेंशन में आ गए थे, ये क्या हो रहा है, बैंक हमारे चार्जेस काट रहा है, किस चीज़ के काट रहा है, बैंक को कॉल कर रहे थे, बैंक कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि बैंक के पास खुद ही जवाब नहीं था, क्योंकि जो इफेक्ट था वो सिस्टम में था, खराबी जो थी वो सिस्टम में थी।
तो इस दुनिया में, इंडिया में, वर्ल्ड में, हर जगह आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है। हर चीज सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, हर चीज ऐप के थ्रू हो रही है। आज आप दूध भी मंगवाते हो तो कंट्री लाइट के ऐप से मंगाते हो, ठीक है। आप सामान खरीद रहे हो तो आप ग्रोफर से खरीदते हो, ब्लिंकिट से खरीदते हो। आप कोई अपना घर का सामान खरीदो, आप अमेजोन से खरीदते हो, ग्रोसरी खरीदते हो, उससे वहाँ बैलेंस आपका पड़ा रहता है, आप उससे खरीदते हो, ठीक है। हर चीज आज के डेट में सिस्टम ड्रिवन है, तो बहुत जरूरी है अपने हर सिस्टम का ऑडिट करना। ये सिस्टम में बग कभी भी आ सकता है। हैकिंग किसी भी वेबसाइट की हो सकती है, हैकिंग किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी डेटाबेस की हो सकती है, और कंपनी प्रॉब्लम में फंस सकती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का क्या मतलब है? जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल्स हैं, जो भी डेटा रखा गया है किसी भी वेबसाइट पे, या हाईली सेंसिटिव डेटा, आपका पर्सनल डेटा रखा होता है कहीं की वेबसाइट से, वहां से हैक हो जाता है, चोरी हो जाता है, जी हाँ, उसकी प्रोटेक्शन कैसे करी जाए, सब चीजों का जो एक तोड़ है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। आपके सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे, आपके डेटा सिक्योर्ड है या नहीं, आपके हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे, इन सब का ऑडिट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। मुझे आज तक याद है जब हम केपीएमजी में थे, तब साल में एक बार हमारे लैपटॉप का ऑडिट होता था कि हमारा लैपटॉप की फंक्शनिंग पूरी चेक करी जाती थी, लैपटॉप ठीक से काम कर, इसके सारे सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे, इसका इनपुट आउटपुट जो है वो कहीं मिसमैच तो नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में भाई यूज़ करी जाती थी जब हम केपीएमजी में, तो वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होता था। और हमको जो और भी इक्विपमेंट दिए होते थे, जैसे हमको एक डोंगल दिया होता था, जैसे इंटरनेट चलता है वो दिया होता था, इंटरनेट कार्ड, और हमको पेन ड्राइव्स दी होती थी, सबका ऑडिट होता था कि भाई वो ठीक से काम कर रहे हैं। दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इवैल्यूएट द आईटी एसेट्स, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, लैपटॉप हो गया, इन सबका ऑडिट होता है। सेफगार्डिंग डेटा इंटीग्रिटी, एसेट्स को सेफगार्ड करना है, जो आपके आईटी एसेट्स हैं उनको सेफगार्ड करना है, कहीं पेन ड्राइव को डैमेज ना हो गई हो, कोई उसका चिप खराब ना हो गई हो जिससे डेटा डिलीट हो जाए, उसको सेफगार्ड करना है। अच्छा, कई बार आपका जो आपके लैपटॉप में जो हार्ड ड्राइव होती है वो करप्ट हो जाती है, ड्राइव करप्ट हो जाती है, वो भी यहाँ पर आती है, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सेफ रखना है भाई हमको, जो हमारा डेटा है वो चोरों के हाथों में ना पड़ जाए। सिस्टम इफेक्टिवनेस, सिस्टम ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, सिस्टम एफिशिएंटली काम कर रहा है नहीं कर रहा। इन द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसका पता लगाना इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होता है। अब मुझे अपनी जनरल नॉलेज के बेसिस पे बता दो, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कोई सीएससी, एमए या सीएस कर सकता है? आंसर इज नो। सर हमारे को तो बस लैपटॉप ऑन करना आता है, ऑफ करना आता है, बस ज्यादा हमें लैपटॉप की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। क्लासेस देख लेंगे, रन कर लेंगे, उसका पासवर्ड डाल देंगे, कोई दिक्कत हुई तो सर की टीम को कॉल कर देंगे, अरे मोहित सर बताओ जरा, मेरी टीम के पर्सन को आप कॉल कर दोगे, सर बताओ जरा ये चल नहीं रहा, आप एनी डेस्क पे आ जाओ, आप खुद ही चला के हमें दे दो, हम नहीं कर रहे, हम आप खुद ही चला के इसको, ये करते हो ना। तो सर हमें नहीं आता इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करना, आ भी नहीं सकता। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कौन कर सकता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकता है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर कर सकता है, या कोई आईटी प्रोफेशनल कर सकता है, आईटी प्रोफेशनल कर सकता है, ये काम हमारा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड ऑडिट, जहां पर हम कंप्यूटर्स जितने भी होंगे उनको ऑडिट करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑडिट करेंगे। नीड फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की जरूरत क्या है भाई? इसकी जरूरत तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल हर काम कंप्यूटर से होता है, हर काम टेक्नोलॉजी से होता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, यहाँ तक कि सारा डेटा भी कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट में फीड किया जाता है सारा डेटा। रिस्क ऑफ लूजिंग डेटा, डेटा को लूज करने का रिस्क है, कोई हैक कर ले हमारी वेबसाइट को, हमारे डेटाबेस को, वो रिस्क है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस एलोकेटिंग रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ डिसीजन बेस्ड इन इनकरेक्ट डेटा और डिसीजन रूल्स, तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम रिसोर्सेज को गलत एलोकेट कर दें, जहां पर 10 लैपटॉप की जरूरत नहीं है वहां पर हम 10 लैपटॉप भेज दें, लैपटॉप की 2 की जरूरत है हम वहां 10 भेज दें, किसी डिपार्टमेंट में एक ही पर्सन को 2 लैपटॉप इश्यू हो जाए गलती से, गलत हो गया ना, गड़बड़ हो गई, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर एब्यूज इफ कंप्यूटर सिस्टम्स आर नॉट कंट्रोल्ड, अगर कंप्यूटर सिस्टम को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे एब्यूज होगा, एब्यूज मतलब जो गलत लोग हैं उसको एक्सेस करके और हमारा डेटाबेस उड़ा लेंगे। भाई हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं जो कंपनीज में मिलते हैं ना, वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने सिक्योर्ड होते हैं कि अगर बाहर की पेन ड्राइव भी उसमें लगे वो एक्सेस नहीं देते। सारे जो पोर्ट्स होते हैं ना कंप्यूटर के, जैसे आप तो पेन ड्राइव लगा लेते हो, आपका काम भाई चल जाता है, आपका सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम चल जाता है। लेकिन जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं, रिलायंस, ये बिग फोर्स, इन सब में आप अगर इनके लैपटॉप में पेन ड्राइव घुसाओगे चलेगी नहीं, वो डीएक्टिवेटेड होता है वाला पोर्ट ही बंद होता है,
वो नहीं एक्सेस अलाउ करते किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव का, किसी भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट का इन देयर सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन सर्विस ऑडिट का, सिस्टम ऑडिट का बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है। पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर अब्यूज, कंप्यूटर को अब्यूज कर लिया जाएगा इफ कंप्यूटर सिस्टम्स आर नॉट कंट्रोल्ड, कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। पता है KPMG का जो मेरे को लैपटॉप मिला था ना, उसके अंदर हम कोई नया सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड नहीं कर सकते थे, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जो KPMG में परमिटेड ना हो। हर चीज वहां पर रोकी हुई थी। यहां तक कि भाई लेटर ईयर्स में क्या हो गया था, हम अपने पर्सनल ईमेल अकाउंट भी नहीं खोल सकते थे। जैसे मेरा ईमेल अकाउंट जीमेल पे, मैं जीमेल नहीं खोल सकता था अपने लैपटॉप पे। क्यों? क्योंकि डर था कि मैं जीमेल पे अपना जो डेटा है, ऑफिस का डेटा, वो अपलोड करके अपने पास रख लूंगा, चोरी कर लूंगा उस डेटा की। तो ईमेल भी एक्सेस नहीं करने देते इस वाले लैपटॉप पे। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का एक फीचर होता है। द हाई वैल्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल, भाई बहुत कॉस्टली होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। आपको पता है लैपटॉप कितना महंगा आता है? 50,000, 60,000, 70,000 रुपए के बेसिक मॉडल मिलते हैं आजकल। सो हाई वैल्यू है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर पर्सनल्स की हाई वैल्यू है, तो उसे टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर, कंप्यूटर में कोई एरर आ जाएगी, उसको ठीक करने का बहुत हाई कॉस्ट होगा, इसलिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की जरूरत है भाई। नीड टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल पर्संस, हमें जो इंडिविजुअल पर्संस हैं जो भाई कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है। उनकी जो उनकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करना है कि उनका डेटा सेफ रहे हमारे पास, है ना। नीड टू कंट्रोल द एवोल्यूशनरी यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का जो यूज़ है उसे भी हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि कंप्यूटर्स का जो यूज़ है वो अब मल्टीपल हो चुका है, बहुत सारे यूज़ आ चुके हैं कंप्यूटर्स के, ठीक है। हमें अगर हमने मान लो ऑफिस का लैपटॉप अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है, तो हमें इंश्योर करना है कि वो जो एम्प्लॉय है ना, उस लैपटॉप को ऑफिस के काम में ही यूज़ करे। ऐसा ना हो कि लैपटॉप को उसके एम्प्लॉय के जो भाई हैं वो गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, गेम खेल रहे हो उस कंप्यूटर पे, क्योंकि कंप्यूटर का बहुत यूज़ आ गए हैं अब ना। तो हमें कंट्रोल करना है कंप्यूटर का यूज़। हम चाहते हैं हमारे एम्प्लॉय को जब हमने कंप्यूटर दिया है तो कंप्यूटर का क्या यूज़ करे, सिर्फ ऑफिस का काम करे ना भाई, ऐसा तो ना गेमिंग करे उस पर। कंप्यूटर की भी एक एज होती है, एक यूजफुल लाइफ होती है, वो खत्म हो रही है। उसकी हार्ड ड्राइव अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे खत्म हो रहा है। नहीं चाहते हमारे कंप्यूटर्स जल्दी डेप्रिशिएट हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे अपने कंप्यूटर्स को बचाने की। नीड टू कंट्रोल द एवोल्यूशनरी यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा होता है तो हमें उसे भी कंट्रोल करना है, ताकि कोई मिसयूज कंप्यूटर्स को ना करे, जो कंप्यूटर्स हमने ऑफिशियल पर्पसेस के लिए दी। ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है किसी भी भाई क्लाइंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता, वहां हर जगह जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है, चाहे ATM हो, आप ऐप यूज कर रहे हो, आप एयरलाइंस की टिकट्स बुक कर रहे हो ऐप के थ्रू, आप ऐप के थ्रू खाना मंगा रहे हो, जोमेटो स्विगी यूज कर रहे हो, आप Amazon यूज कर रहे हो, आप कोई भी और तरह का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, सब के अंदर हम कहते हैं भाई कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, एंड दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। जी हाँ, ये थे भाई हमारे सिलेबस में जितने भी ऑडिट के प्रकार हैं वो सारे के सारे थे, और मैंने आपको बताया है कि ये कंप्लीट नहीं है, मतलब ये अपने सफिशिएंट नहीं है, इतने ही होते हैं ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार ऑडिट के होते हैं जो भाई आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ आप जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये है भाई कुछ क्वेश्चंस जो पास एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, कुछ के आंसर्स भी मैं देता हूँ यहाँ पर। आंसर्स ले देता हूँ कि आपको पता लगे कि आंसर लिखना कैसे है, ठीक है। तो ये सब मैंने दिया हुआ है भाई, आपके क्वेश्चन आंसर्स कुछ दिए हुए हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हर एक चैप्टर के बाद ना की पॉइंट्स टू रिमेंबर करके एक सेक्शन है। ये जो है ये सेक्शन है आपके क्विक रिविजन के लिए। आप जब एग्जाम्स के करीब जाओगे और आपको पूरा चैप्टर मात्र 5 से 10 मिनट में रिवाइज करना है, तब ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा काम आएगा। जब भी एग्जाम अप्रोच हो रहे हो तो आप हर एक चैप्टर का ना की पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं KPTR, बस इसको पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, आपको सारे मेजर पॉइंट्स याद आ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें जो पॉइंट्स लिखे होते हैं वो छोटे छोटे लिखे होते हैं, तो उनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो तो मेन चैप्टर में ही है, वो तो ऊपर ही है, आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से तो बस आपको हिंट मिलेगा कि हाँ ये पॉइंटर्स हैं जो हमें याद रखने हैं एवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग या फिर डेफिनेशन ऑफ ऑडिट के लिए। दैट इज द आइडिया ऑफ बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज की पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो ध्यान रखना, की पॉइंट्स टू रिमेंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, आपके बुक का, जो एक की फीचर है। बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा, आपके जितने भी पुराने बैचेस गए हैं बच्चों ने मुझे बहुत तारीफ करी है, सर ये की पॉइंट्स टू रिमेंबर बड़े काम आते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो बड़े छोटे में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, तो इसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा आता है
KPTR, आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। So yes guys, we have reached the end of this particular chapter and that's all for this particular chapter. We'll be meeting in our subsequent video sessions with more chapters of audit. Till that time, all the very best and happy studying. Bye bye. See you in the next session. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishabh, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।